अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ नबिहा इजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे सर्दी के हवाले से। तो पिछले 4-5 दिन से नबिया हम देख रहे हैं कि जो सर्दी है वो ताबड़तोड़ पड़ रही है और आप तो स्पेशली बल्कि शादियों का एक सीजन अटेंड करके ऑफिस वापस आई हैं। आपका सर्दी का एक्सपीरियंस शादी पर कैसा रहा? कि जब खवातीन को फैशन करने का मौका मिले ना तो फिर उनको ठंड नहीं लगती है। और आपने भी आई एम श्योर अपनी लाइफ में बहुत बार विटनेस किया होगा सर्दियों की जो ठंड की शदीद जो शादी होती है उसमें खवातीन हाफ स्लीव्स पहने, स्लीवलेस पहने और बारीक कपड़े पहने, ऑब्वियसली शिफॉन या शादी वाले जो कपड़े होते हैं। तो कल भी मुझे खातून ने कहा कि आपने हाफ स्लीव कैसे पहने हुए, आपको ठंड नहीं लगी? तो क्या बताएं खवातीन के दिल के हाल जो है वो मर्द हजरात नहीं समझ सकते। बहरहाल लाहौर में सर्दी इज ऑन पीक, भरपूर सर्दी जो ठिठरने वाली, दान चबाने वाली सर्दी अनवार है। स्मोक और फोग के भी डेरे हैं, मिक्स हो चुका है, मिक्स है। अच्छा, सर्दियों में ज्यादा दिल करता है आपका कि आप ट्रैवल करें, लेकिन स्मोक की वजह से या फोग की वजह से हम उस तरह से ट्रैवल भी नहीं कर पाते। जब भी कहीं अगर निकलना है, इस्लामाबाद जाना है या किसी दूसरे शहर जाना है, तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या मोटरवेज खुली हैं। और मोटरवे इंतजामिया की जानिब से भी बारहा यही कहा जाता है कि जो गैर ज़रूरी सफ़र है उससे भी इज्तनाम किया जाए आजकल के इसके साथ साथ जो बीमारियां हैं, जो खांसी और नज़ले ज़ुकाम है, मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी चेंज है, सबके नाक बंद है, तो वो फ्लू की कैफियत है क्योंकि आपने जैसे कहा कि धुंध में जो स्मोक है वो मिक्स हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने की भी जरूरत है। अच्छा जी अनवार, बात कर लेते हैं नए नवेली दुल्हन, तो हमने सुना हुआ था, लेकिन नए नवेले दूल्हे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। यस, हारिस रऊफ की जनाब बात कर रहे हैं जिनकी जो शादी की तस्वीरें है वो ऑन सोशल मीडिया वायरल हुई। बहुत ही प्यारा कपल है, देखकर माशाल्लाह हम भी कहते हैं कांग्रेचुलेशंस कहते हैं नए नवेले जोड़े को। और हारिस रऊफ की ये जो तस्वीर है उनकी शादी की मुसना मसूद के साथ शादी के बंधन में बन चुके हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया। निकाह की तस्वीर, निकाह शादी हम निकाह होगी जनाब, अभी वो लड़का पराया हो गया, अभी वेट किया जाएगा कि रुखसती हो, प्रॉपर एक इवेंट हो। तो इनके जो साथी क्रिकेटर्स हैं वो भी काफी ट्वीट्स करते दिखाई दे रहे हैं ऑन सोशल मीडिया। बिल्कुल। तो फखर ने जिस तरह से ट्वीट किया और फखर ने कहा कि मतलब वैसे ही रहना जैसे तुम पहले थे, बदल ना जाना। और लगता है हारिस के हवाले से जो उन्होंने एक ट्वीट में स्पेशली लिखा कि भाभी के सामने बड़ी बड़ी ना छोड़ना। इसका मतलब फखर जो हारिस हैं वो टीम में इस तरह की बातें करते रहते हैं। शादाब का भी उन्होंने भी पैगाम जारी किया ऑन सोशल मीडिया और वो कह रहे हैं कि आपके चेहरे का ग्लो देख के लग रहा है कि अब जल्दी मेरा नंबर भी आने वाले। तो लग रहा है कि जो हमारी बाकी जो क्रिकेट टीम के स्टार्स हैं वो भी जरा शादी के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुसना की मेहंदी की तस्वीर अनवार बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उन्होंने हारिस का नाम लिखवाया हुआ था मेहंदी वाले डिजाइन में। और जो है जनाब उनकी बॉलिंग स्पीड भी 150 उन्होंने उस पर लिखवाया हुआ था, बहुत वायरल हुई ये तस्वीर। बहरहाल मुबारकबाद नए नवेले कपल को। प्रोग्राम में आगे अनवार बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। असेंबलियों की तहलील, बयानात के तजादाद उरूज पर कप्तान को अप्रैल में आम इंतखाबात का यकीन, एतमाद का वोट लेने के लिए भी फिर एक और तारीख। क्या तहरीक इंसाफ फिर कौमी असेंबली का रुख कर पाएगी? कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली, एमकेएम और पीएसपी का इंजमाम का फैसला। एक के बाद एक दरिया, क्या न्यूजीलैंड भी शाहीनों के बहरे जुल्मात साबित होगी? साल 2023 का आगाज के सियासी पार्टी के सितारे उरूज पर होंगे, कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? और इसके अलावा सेहत के राज होंगे, मौसम सरमा में आपने जो अपनी हेल्थ है उसको कैसे बेहतर करना है, इस हवाले से भी प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अनवार प्रोग्राम का आगाज करेंगे हम जो सियासी हलचल है, सियासी गहमा गहमी है वो अरूज पर है। पंजाब असेंबली की बात कर लेते हैं। पंजाब असेंबली की तहलील के ऐलान के बाद ही जो जन्म लेने वाला आईनी और सियासी बहरान हमने देखा बिल आखिर वो अदालती जंग में तब्दील हो गया और लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात के बाद ये बहरान अब तकरीबन टल गया है और आईनी अहदेदारों के दरमियान सियासी जोर आजमाई की शिद्दत में भी खासी कमी के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की जो बहाली हुई है उसके खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से काफी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग इस फैसले को चैलेंज भी करेगी। जबकि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि अदालत की जानिब से जो 18 दिन दिए गए हैं
उनमें एक एक दिन पंजाब के खजाने पर वो दिन भारी गुजरेगा और करप्शन का बाजार भी गर्म होगा, जबकि इस तमाम तर सूरत हाल में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। वो हमेशा से हम देखते हैं कि इल्जाम तराश जिस तरीके से की जाती है, तो इस बार भी वही सब कुछ विटनेस हो रहा है। तो बहरहाल अदालत को चाहिए था कि जो बुरी रिलीफ है उसमें आर्टिकल 133 के तहत सिर्फ रोज मुर्रा के अमूर की वो इजाजत देती। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी कहना है कि 11 जनवरी से पहले पंजाब में एतमाद का वोट लेंगे और काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर में सीनियर सहाफियों से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें इमरान खान का ये कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई राब्ता नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि शायद अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जब 2 असेंबलियां टूट जाएंगी तो फिर तो मजबूरन हुकूमत को इंतखाबात की तरफ जाना होगा। और असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का अगर शिकार होते हैं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि हमें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और उन्होंने मजीद अनवार ये भी कहा है कि हमने फौरी असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को भी मनाना था, इत्तेहादी भी उनसे नाराज हैं। एग्जैक्टली, और हम 11 जनवरी से पहले पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे। अच्छा, इस पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। गेस्ट हमारे साथ फवाद अहमद, सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया फवाद इन आवर शो। ये जो एक पॉलिटिकल गहमा गहमी इस वक्त हम देख रहे हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? पंजाब की हुकूमत, मुल्क की हुकूमत, हम देख रहे हैं कि एक जानिब दहशतगर्दी भी बढ़ती चली जा रही है, सियासी बहरान भी शदीद है, मुआशी बहरान भी शदीद है, लेकिन सियासतदान है कि बस सियासत ही करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नबिया, यही सवाल लेके ना मैं अवाम के पास गया। अवाम के पास से मेरी मुराद ये है कि हम यहाँ पर कमरों में बैठ के, स्टूडियोज़ में बैठ के, हुक्मरान असम्बलियों में बैठ के, सियासतदान जो है वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के और अपने दफातर में बैठ के ये सारी बात तो कर रहे हैं कि कोई कहता है कि जी नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं, कोई कहता है कि जी मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है कि नए इंतखाबात की तरफ जाएं, खजाने के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा। ये सारी बातें जो है वो लोग अपने तय कर रहे हैं। आप इसको कह लें कि ये अशराफिया की बातें हैं। जिसके पेट में रोटी हो, जिसके जेब में पैसा हो ना, उसको सब कुछ ठीक लग रहा होता है। अपनी हालत भी अगर हम देख लें ना, तो अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया इस वक्त पुरसुकून है और पूरी दुनिया के पास खाने को रोटी भी और सब कुछ है। लेकिन जिस वक्त पेट खाली हो, अपना भी पेट खाली हो, आप इस वक्त सुबह घर से आई हैं और बगैर नाश्ते के आ जाएं, या अनवार बगैर नाश्ते के आ जाए। अनवार तो खैर बॉडी बिल्डर है, ये तो बड़ा अपना डाइट का ख्याल करते हैं। लेकिन चलें, कोई आपके स्टाफ में से बगैर नाश्ते के आ जाए, उसके पास नाश्ते के वसाइल मौजूद हों, लेकिन उसको दोपहर तक ये लगेगा कि जैसे सबको भूख लग रही है और इस वक्त खाने का वक्फा होना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप नाश्ता करके आए, आपको लगता है कि यार खाने का वक्फा नहीं होना चाहिए, आज नॉन स्टॉप काम होना चाहिए, ना चाय की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है जो अशराफिया की, जिसकी जेब में पैसा भी है, जिसके पास सुकून भी है, जो कंफर्ट में भी है, ये सारी बातें उसकी हैं कि इंतखाबात में चले जाना चाहिए। कोई कहता है कि जी मैं असेंबलियों के अंदर बैठूंगा, मैं मैंडेट लेके आया हूँ मैं तो नहीं जाता। हकीकत यह है कि मैं आवाम के पास गया, आवाम के पास से मुराद ये मैंने रोड शो किया। कराची का इलाका है, ये सदर मुनासिब इलाका कहलाता है, क्योंकि यहाँ से अच्छी दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ पर मिडिल क्लास एक एरिया आप समझ लें, जैसा लाहौर की लिबर्टी मार्केट, मैं उसको अगर उससे मिसाल दूं, बिल्कुल किसी छोटी मार्केट से थोड़ी सी बड़ी मार्केट आप कर लें। बहरहाल मैं सदर में गया, मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की। रोड शो में जिस तरीके से हम लोगों से सवाल पूछते हैं, यकीन कीजिए कसाईयों की दुकान से लेके सब्जी की दुकान तक, सब्जी की दुकान से लेके जो खुश्क मेवे ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनकी दुकान तक, या जाहिर है कि यहाँ पर वही आदमी होता है जिसकी जेब में 4 पैसे हों। कोई एक बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा कि इस मुल्क में फौरी इंतखाबात हो जाने चाहिए, फौरी तौर पर लोगों को जो है वो हुकूमत से हटा देना चाहिए, नई हुकूमत आ जानी चाहिए। लोगों ने कहा सब ऐसे ही करते हैं, जब ये हुकूमत में थे तब ये करते थे, जब नया पाकिस्तान था तब भी ऐसे ही था, पुराना पाकिस्तान है और खराब है। जाहिर है पुरानी चीज थोड़ी सी खराब भी होती है, नए और पुराने के अंदर फर्क तो होता है। तो लोगों के मसाइल ये नहीं है, लोगों का बयानिया ये नहीं है कि आप फौरी तौर पर इंतखाबात में चले जाए। लोगों का मसला है रोटी कपड़ा मकान। लोग चाहते हैं कि चूल्हे के अंदर गैस आना शुरू हो जाए, जो आजकल आती नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनको बिजली मिल जाए, सस्ते दामों मिल जाए। लोग चाहते हैं कि मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने के लिए उनको पेट्रोल, बस के किराया जो है वो कम से कम उनको मिले। लोगों के मसाइल ये हैं। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सियासत और रियासत को हमने मिला दिया है। खासतौर पर खान साहब को अगर आप देखें, 10 अप्रैल के आसपास जो राग आज पीटीआई अलाप रही है कि जी हमें गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ जो है वो गवर्नर साहब ने खत लिख दिया जिसके अंदर जो है वो वज़ीर आला को रातों रात हटा दिया। ये इन्होंने कैसा गैर आईनी काम किया। हमादा साहब ट्वीट कह रहे हैं कि ऐसे गैर आईनी चीज़ के खिलाफ हम आईनी दीवार बन जाएंगे और हम एक मतलब सिस्टम को तहोबाला कर देंगे। लेकिन 10 अप्रैल के आसपास
मैं 2022 10 अप्रैल की तहरीक अदम एतमाद की, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहा हूँ। इस मुल्क ने देखा कि किस तरीके से कासिम सूरी साहब ने रूलिंग देकर जो है वो एक तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया। ना आइन में उसकी गुंजाइश है, ना कभी तारीख में, ना रिवायात में है। इस मुल्क में इससे बड़ी क्या बदकिस्मती होगी कि एक आईनी प्रोसीजर के लिए भी आपको डराने के लिए कैदियों की वैन खड़ी करने पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कि अगर अब किसी ने बदमाशी की तो उसको वैन में बंद बिल्कुल करके ले फवाद, आप जाएंगे। दुरुस्त फरमा रहे हैं। अवाम तो बिलाखिर सियासतदानों की तरफ देखती है, और अब सियासतदान हम देख रहे हैं कि अपने तमाम मामलात लेकर अदालत में पहुंच जाते हैं, और फिर कुछ इस तरह के मामलात भी पैदा होते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो मामलात दुरुस्त फिर कौन कर पाएगा? अच्छा देखिए, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं। मैं लॉन्ग मार्च मैंने कवर किया। जब हम लाहौर से निकले, मुरीद के पास गालबन में पहुंचा हुआ था। इमरान खान साहब का दूसरा या तीसरा दिन था। एक जुमला सुन के उनका जो है ना, वो हम कंटेनर के नीचे खड़े हैरान परेशान रह गए। इमरान खान ने एक सांस के अंदर जो है वो पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनके मुख्तलिफ सरबराहान को, उनके मुख्तलिफ अफराद को बुरा भला कहा, उनके ऊपर तनकीद की, और अगले ही सांस में वो कहने लगे कि शहबाज शरीफ मैं तुमसे कैसे मुज़ाकरात करूं, तुम तो बूट पॉलिसियों में मुज़ाकरात उनसे करूंगा कि जिनका मुझे पता है कि मुज़ाकरात किनसे करने हैं। यानी कि एक जानिब आप सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं, आप सिविलियन हुकूमत की बात करते हैं, मदाखलत के ऊपर तनकीद करते हैं कि जी मदाखलत की जाती थी। एक जानिब आप कहते हैं मुझे हुकूमत नहीं करने दी गई, एक जानिब आप ये कहते हैं कि मेरी हुकूमत इनके बगैर चलती नहीं थी। अगर फवाद दूसरी जानिब बिल्कुल ही अगली आपकी सांस में बात आप को आगे कहते हैं कि जी बढ़ाऊंगी, जो आइए मेरी मदद। स्टेटमेंट्स है वो अवाम को भी, सहाफियों को भी, मेरे ख्याल से उनके फॉलोअर्स को भी शायद कंफ्यूज ही कर रही होंगी। जिस तरह के इमरान खान साहब की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर अब उन्होंने लफ्जी गोलाबारी की, एक जानिब तनकीद करते हैं और फिर साथ ही सियासत में किरदार अदा करने की तजवीज भी सामने लाते हैं। तो ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं? कल उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल तक इलेक्शन करवा देगी। भाई एक तरफ आप सिविलियन बालादस्ती की पूरी कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें आप कहते हैं कि जी किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सिविलियन मामलात के अंदर, मेरी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, अगर अच्छा कोई आर्मी चीफ होता तो मैं करप्शन इस मुल्क से खत्म कर देता। ये सारी बातें आप अपनी नाकामी आप किसी एक फर्द पे डाल रहे हैं जो रिटायर हो गया, जो जवाब नहीं दे सकता। मतलब जिस फर्द के पास इतनी ताकत इस वक्त नहीं है आईनी तौर पर कि वो आपको जवाब दे सके। 4 महीने पहले तक तो ये सारे इल्जाम आप नहीं लगाए, क्योंकि आपको पता ठोक के जवाब भी आना है। तो इस वक्त खान साहब अपनी सारी नाकामियां किसी और फर्द पे डाल रहे हैं। जो एक शख्स हो गया जनरल बाजवा से एक शख्स की तरफ वो आ गए। मतलब आप देखें कैसी बदकिस्मती है कि जब तक मीठा मीठा था उस वक्त तक हपहप था, अब कड़वा कड़वा थूथू है, और सारे का सारा मलबा जो है वो आपने उसके ऊपर डाल दिया कि जी करप्शन उसने होने दी, मुराद अली शाह से उसने डील की हुई थी, जरदारी से उसने डील की हुई थी, किसी को पकड़ता था तो नैब कहता था कि जी हमें इजाजत नहीं है। सारे इल्जामात अपनी नाकामियों के आपने उस पर डाल दिए, और सारी कामयाबी आपने ली कि जी चीन से लेके जापान तक, जापान से लेके किस मुल्क तक जो है वो सारी खारजा पॉलिसी जैसे आपकी अपनी थी। बिलावल भुट्टो साहब पे तनकीद कर रहे हैं कि जी वो गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं। आपने अपने दौर में क्या किया कि तोशा खाना के गिफ्ट तक लेके भेज दिए। तो ये सारी चीजें ना खान साहब को जेब नहीं देती कि इस तरीके से लोगों का तमाशा बनाए। अफसोस उन लोगों के ऊपर है कि जो इतनी वाज़ेह तौर पर भी अपने साथ होने वाले धोखे को देखते हुए भी, आज से नहीं हो रहा, ये 75 साल से इस कौम के साथ हो रहा है। कभी इस कौम को रोटी कपड़ा नाम मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया, कभी इस कौम को सस्ते आटे के नाम पे बेवकूफ बनाया, कभी इस कौम को जो है वो अस्करियत की तरफ धकेला गया कि जी लगे काटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का पीरो जवां बेदार हो जाए, उस बुनियाद पे लोगों को मरवाया गया। क्या नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर। अब एक और जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं मामला के लोग बेवकूफ बने हुए एक ऐसे शख्स के पीछे, एक ऐसे मामले के पीछे कि जिसके लिए ना आईन, ना कानून, ना अकदार, ना रिवायात, कोई चीज इसके लिए जो है वो मुकद्दम नहीं है सिवाय उसकी जात के। वो ये चाहता है कि जिस तरीके से हम जब छोटे थे ना, तो हमारी ख्वाहिश ये होती थी कि आउट होने के बाद या तो दूसरी बारी मिल जाए, और अगर दूसरी बारी नहीं मिलती तो किसी तरीके से गेम खत्म हो जाए। बस यहाँ पर जो है ना, इसके बाद गेम ना, हम विकेटें अगर हमारी है तो हम लेके घर चले जाएं, बैट अगर हमारा है तो हम लेके घर चले जाएं। बिल्कुल फवाद, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जातियात की जो सियासत है उसका तो यकीनी तौर पर खात्मा होना चाहिए, और सिविलियन सुप्रीमेसी को बहाल होना चाहिए। उस पर सियासतदान बात तो करते हैं लेकिन अमल करते नहीं दिखाई देते। इमरान खान की नाकामियों के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत की बात करें या पीडीएम की बात करें, खातिर खा कामयाबी वो भी हासिल नहीं कर सके, मईशत को सहारा नहीं दे सके। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की खबरें अभी भी हर जबान पर चल रही हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो मौजूदा हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही, सिर्फ इमरान खान के कुछ केसेस के पीछे ही पड़ी हुई है, या इमरान खान को ही सिर्फ निशाना बना रही है, अपना काम क्यों नहीं कर रही? अभी तो इस हुकूमत ने इमरान खान के पीछे पड़ने की कोई कोशिश की नहीं है। ये तो इमरान खान साहब के बहुत छोटे छोटे से केसेस हैं जो उनके इर्द गिर्द आए हैं।
ये तो उनके साथ उनका किया हुआ मकाफात अमल है जो उनके पास आ रहा है। तोशा खाना का केस कोई इतना बड़ा केस इस सूरत में नहीं है कि उसमें कोई मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इमरान खान जिस मेंबर मेहराब के ऊपर चढ़े हुए थे, जिस मीनार के ऊपर चढ़े हुए थे, जहां वो खुद साख्ता सादिक और अमीन बने हुए थे, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा केस है। बहरहाल पीडीएम की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत है, तो कराची के अंदर आटा जो है वो महंगे तरीन दामों इस वक्त फरोख्त हो रहा है, बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंचा हुआ है। ये जिम्मेदारी है यहाँ पर पीपल्स पार्टी की, जो वफाक के अंदर भी मौजूद है, जो यहाँ पर सूबे के अंदर भी मौजूद है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप रिलीफ नहीं लोगों को देंगे ना, तो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इमरान खान से लोगों को क्या प्रॉब्लम थी कि इमरान खान साहब ने डिलीवर 5 साल में कुछ नहीं, 3.5-4 साल में डिलीवर कुछ नहीं किया। सिर्फ तू काफिर है, तू चोर है, तू ऐसा है, तू वैसा है, फलाना ऐसा है। फवाद, जो हम पाकिस्तानी सियासत का एक तर्ज देख रहे हैं, या जो तर्ज सियासत देख रहे हैं, ये चोर डाकू के लक़ब से जो एक दूसरे को पुकारा जा रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि डिफेम करने के लिए मुख्तलिफ ऑडियोज लीक की जा रही है, वीडियोस के बारे में कहा जा रहा है, इशारतन के वो भी आएंगी। तो आप समझते हैं कि इंतखाबात से पहले कोई बड़ी हैपनिंग या कोई गंदा खेल रचाया जाएगा इन पॉलिटिकल पाकिस्तान की सियासत में? ऐसा भी कुछ आप देख रहे हैं कि ये जो गंदी सियासत पाकिस्तान में खेली जा रही है, ये कल्चर नहीं होना चाहिए? ये कोई आज का कल्चर तो है नहीं नबिया, ये तो आप ये कह लें कि पाकिस्तान बनने के बाद से ही कल्चर शुरू हो गया था। किसकी मिसाल दें आप? किसकी किरदार कोशी यहाँ पर नहीं की गई? किसके जो है वो यहाँ पर स्केचेस नहीं बनाए गए, पम्फलेट नहीं तकसीम किए गए? पाकिस्तान माजरत के साथ बदकिस्मती ये है कि हम अपनी सियासत की आगाज़ ही हमने यहाँ से किया कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, एक दूसरे को बुरा भला कहा। ये पाकिस्तान की सियासत की असास है। लोगों को अब इसकी आदत हो गई है कि किसी की वीडियो आती है, किसी की ऑडियो आती है, किसी के खिलाफ पम्फलेट तकसीम होता है, किसी की चोरी खुल जाती है, किसी के जो है वो नाजायज़ मामलात खुलकर सामने आते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर अब सियासत के लिए शायद हमारे पास रही ये चीज़ें गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान वो बदकिस्मती से मुल्क है जहाँ डिलीवरी की बुनियाद पर एहतसाब नहीं किया जाता किसी हुक्मरान का, या ये नहीं देखा जाता कि उसकी कारकर्दगी क्या थी। यहाँ पर कारकर्दगी का जब आप पूछें तो कोई ये बताए कि जी खान साहब हैंडसम बहुत हैं, वो चलते जब ऐसे हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर, आपको याद है ना कि जरताज गुल साहिबा जो है उन्होंने क्या फरमाया था कि खान साहब जिस वक्त चल के आ रहे होते हैं उस वक्त हमारे दिल थम जाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, और एक हौसला मिलता है। असद उमर साहब से पूछा कि आपके पास मईशत को ठीक करने का प्लान क्या है? ये फरिया अदरीस साहिबा का शो था, तो उन्होंने कहा मैं गाने सुनता हूँ 92 के वर्ल्ड कप के, जिसके बाद मेरे अंदर एक जज्बा आता है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी के मयार है, ये तो काम करने के जो है वो ख्वाहिशात हैं, तरीक़ेकार हैं। तो आवाम को किसने डिलीवर करना है? अब इंतखाबात जैसे जैसे आएंगे आप देखेंगे जूतों में दाल बटेगी। ये जो मुहावरा है ना कि जूतों में दाल बटेगी, और लड़ते लड़ते किसी की चोंच गुम हो जाएगी, किसी की दुम गुम हो जाएगी, वो सारी सूरत इस मुल्क के अंदर होनी है। किसी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि IMF आपके साथ क्या बर्ताव ठीक है। फवाद, पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से अगर बात करें, अदालत की जानिब से जो फैसला आया, अदम एतमाद के लिए 18 रोज का वक्त दिया गया, नून लीग की जानिब से अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। कब तक सियासतदान अपने मसाइल खुद हल नहीं करेंगे, अदालतों की तरफ ही देखते रहेंगे, और अभी ये मामला भी आपको लग रहा है कि तूल पकड़ेगा? देखें जी, बदकिस्मती है ना इस मुल्क की कि जो काम अहले सियासत ने टेबल पर बैठ के करना था, जो टेबल टॉक्स के जरिए होना था, सियासत नाम ही लोगों से बातचीत करने का है, लोगों को इंगेज करने का है। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो साहब इस वक्त मैंने आपको बताया कि सिविलियन सुपरमेसी का नारा ले रहे हैं, वो इंतखाबात के लिए कहते हैं कि जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट तारीख देगी। और कल उन्होंने मजीद भी जो है ना वो राज अफशा किया कि किस तरीके से किन लोगों का एहतसाब करना चाहिए, जिनका काम ही नहीं है। ऐसे का काम मुल्क के जो सरहदें हैं, जो मुल्क से बाहर मामला है, उनको हल करने का वो कहते हैं करप्शन पकड़ कर दे। चले बहाल ही उनकी एक सोच हो सकती है। तो पंजाब असम्बली की जहाँ तक बात की जाए, जाहिर है कि मामला थमा है, ये इमरान खान साहब रुकेंगे नहीं, टलेंगे नहीं। हमारे बहुत सारे दोस्तों का तज्जिया था जिस वक्त ये तहरीक अदम सिर्फ एतमाद के वोट असम्बलियाँ तोड़ने का इमरान खान साहब ने ऐलान किया, तो उस वक्त बहुत सारे दोस्तों का ख्याल था कि ये सिर्फ ऐलान है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब जिस पेस के ऊपर चले गए हैं, जिस मकाम पर पहुंच गए हैं, जो उनको महसूस होता है कि वो पॉपुलैरिटी के उस महराज पर पहुंच गए हैं, वहां पर उनके नजदीक ना मुल्क, ना आईन, ना कानून, किसी चीज की अहमियत नहीं है। उन्होंने असम्बलियां तोड़नी है। 11 तक मामला टल जरूर गया है। परवेज इलाही साहब कोशिश करेंगे कि कुछ दिन पहले एतमाद का वोट ले लें। एतमाद के वोट लेने और एतमाद का वोट हासिल करने में दोनों में एक फर्क है, यानी कि अदम एतमाद की तहरीक और एतमाद का वोट लेने में एक फर्क है। अदम एतमाद में उसको नंबर पूरे करने हैं कि जिसने अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की है। मिसाल के तौर पे PMLN ने अगर तहरीक दाखिल की है कि हमें परवेज इलाही साहब के ऊपर एतमाद नहीं रहा, तो PMLN को नंबर पूरे करने हैं, उतने अरकान पूरे करने 186 के करीब, और जाकर 186 अरकान ने कहना है कि वज़ीर आला हमें नहीं चाहिए। जो अदम ये जो एतमाद का वोट लेने की बात है,
इसके अंदर परवेज इलाही को अपने नंबर शो करने हैं कि जी उनके ऊपर जिन अरकान ने उनको मुंतखब किया था, जो 186 का नंबर है, उन तमाम के तमाम लोगों को मेरे ऊपर अब भी एतमाद है। तो ये दो फर्क है, और इसमें जाहिर है कि परवेज इलाही साहब के ऊपर एक अब आईनी जिम्मेदारी पड़ गई है गवर्नर की, उन्हें लेना पड़ेगा एतमाद का वोट। अगर वो खुद नहीं लेते तो 11 तारीख को जब भी नोटिस हुए, नोटिस के बाद पेश होना है, वफाक ने भी पेश होना है, नहीं गवर्नर के नुमाइंदे ने भी पेश होना है, तो अल्टीमेटली आपको लेना पड़ेगा एतमाद का वोट। ठीक है फवाद, एक और जो बड़ी हैपनिंग होने वाली है, कमिंग मंथ दिसंबर इज अबाउट टू एंड, और जनवरी के सेकंड थर्ड वीक की इंडिकेशन दी गई थी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से और दीगर की जानिब से, कि मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी हो रही है। तो कितना सियासी मंजरनामा आप तब्दील होता हुआ देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासकर इमरान खान साहब क्या कोई नया बयानिया लेके आएंगे? क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, इमरान खान साहब अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ना पार्टीज जो है वो सिंगल शो की वजह से चलती हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से थी, यानी कि भुट्टो दे नारे वजन के, भुट्टो का नाम था तो पार्टी चलती थी। उसके बाद आगे मियां नवाज शरीफ की, बीच की अगर आप तमाम चीजों को छोड़ भी दें, मियां नवाज शरीफ की तरफ आए तो मियां नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून है, यानी कि मुस्लिम लीग नून का नून जो है वो मियां नवाज शरीफ है। अब आगे आप जो भी लगाएंगे साथ, आपको एक बंदा ऐसा होगा जो पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। कराची की एक पार्टी थी जिसके कायद लंदन में बैठे हुए थे, जब तक वो थे उस वक्त तक जो है वो मामलात उनके कंट्रोल में थे। फिर आप आगे आ जाएं इमरान खान साहब। आज इमरान खान साहब को अगर आप एक लम्हे को सोचे कि उनको माइनस कर दिया जाए, तो उनकी पार्टी के अंदर पीछे जिस तरह के उनके कायदीन है, ये तो सब आपस में दस्तों गिरबा होंगे, और शायद जो है वो जो तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट है उसके कमरों के ऊपर भी झगड़ा हो जाएगा, ये कमरा मेरा और वो कमरा तुम्हारा है। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है कि पार्टी जो है वो एक फर्द वाहिद के गिर्द घूमती है, उसके गिर्द चलती है। अब मियां नवाज शरीफ की वापसी का जहां तक मामला है, वो आएंगे तो जाहिर है कि जो पार्टी उनकी है वो उन्हीं के गिर्द घूमती है, उन्हीं के लिए चलती है, उन्हीं के पीछे लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब जितना मर्जी काम कर ले, पार्टी मियां नवाज शरीफ की रहनी है। अब जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा, इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ उम्र के उस हिस्से के अंदर है कि शायद उनसे उतनी बड़ी कैंपेन की आप तवक्का न करें। और प्लेटलेट्स वाली बात सच थी, झूठ थी, ज़ाहिर है ना ये मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, अल्लाह ताला जानता है। अगर प्लेटलेट्स वाली बात सच थी, उनके सेहत के मामलात खराब हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए कैंपेनिंग के लिए बहुत लंबा वक्त नहीं दिया जा सकता। दूसरा, सियासी जमातें इमरान खान साहब की तरह जो है ना वो नादानी का किरदार अदा नहीं करती। सियासी जमातें अपनी ताकत बचा के रखती हैं और इलेक्शन के करीब उस ताकत को इस्तेमाल करती हैं। वो माली ताकत भी है और वो आवाम को मोबिलाइज करने की ताकत भी है। तो फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्शन से ऐन कबल हम कोई बड़ा रिलीफ भी देख सकते हैं आवाम के लिए एज ए स्ट्रैटेजी, कोई सियासी जमात या जो पीडीएम है या मुस्लिम लीग नून है वो आवाम को दे सकती है? देखें जी, जमा तो इन्होंने किया हुआ होगा, जाहिर है अभी पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश तो करेंगे कि कुछ रिलीफ भी दें, कुछ लीक्स भी आए, कुछ मामलात ऐसे भी हों। पॉलिटिकल कैंपेनिंग जिस वक्त होती है ना, इलेक्शन ठीक है कि नया एक फ्रेश मैंडेट आता है, 5 साल के लिए लोग जो है वो इत्मीनान का शिकार होते हैं कि अब यार मुल्क में जो है वो अदम इस्तेहकाम नहीं होगा 5 साल। लेकिन एक तो पाकिस्तान में वो सिर्फ ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इलेक्शन से पहले जो भद उड़ती है ना, जो मट्टी उड़ती है, जो गर्द उड़ती है, वो एक एक चेहरे को गर्द आलूद कर देती है, एक एक चीज को गर्द आलूद कर देती है, जिसके नतीजे में मुल्क का सिर्फ नुकसान होता है। लोग तकसीम होते हैं, घरों के अंदर झगड़े होते हैं, गलियों मोहल्लों के अंदर झगड़े होते हैं, लोग अपनी जान की बाजी हारते हैं। तो इलेक्शन पाकिस्तान में कोई बहुत खुशकुन माहौल लेकर नहीं आते। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो इलेक्शन है ना, ये हमेशा से पाकिस्तान हो हिंदुस्तान हो, इसी तरीके से लोगों के घरों में जो है वो तकलीफ का पैगाम ही लेकर आते हैं। आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में तो इलेक्शन एक एक्टिविटी होती है, पूरी एक्टिविटी के बाद एक क़यादत और रिजीम चेंज का एक मामला होता है और नई क़यादत आ जाती है। आप देखें यही अदम एतमाद की एक लाइन लगी रही बरतानिया के अंदर। यही आप देखें कि ये वो किस तरीके से दुनिया के बड़े मुल्कों के अंदर, कभी आपने सुना कि स्विट्जरलैंड के अंदर, कभी आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया में, कभी आपने सुना कि यूके में, कभी आपने सुना यूरोप के किसी मुल्क से आपको आवाज आ रही हो कि वहां पर जो है वो हंगामा हो गया इलेक्शन के दिन पे। ये पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और इस तरह के जो छोटे ममालिक हैं वहीं पे होता है कि 10-10, 15-15, 20-20 लोग अपनी जान की बाजी हार देते हैं। बांग्लादेश में, भूटान में, मालदीव में, अनफॉर्चुनेटली। तो ये इलेक्शन आप ये समझ लें कि कोई रिलीफ तो ठीक है कि सब लोग देते हैं, इलेक्शन से पहले भद उड़ती है, लेकिन ये इलेक्शन तकलीफ का पैगाम भी दुनिया। लेकिन फवाद, जिस तरह से इमरान खान अभी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अप्रैल में आम इंतखाबात होंगे, आपको क्या लग रहा है? पसे पर्दा जो मुलाकातें हैं अब वो शुरू हो चुकी है, कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है? क्योंकि बार बार इमरान खान, अभी आपने भी कितनी दफ़ा ये कहा कि इमरान खान बार बार सिविल सुप्रीमेसी की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी पुकारते हैं कि इंतखाबात कराने में उनकी मदद करें।
नहीं देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो मुझे महसूस होता है कि इमरान खान से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक़्त तो इमरान खान साहब जिस पेस पर पहुँच गए हैं, जिस जगह पर पहुँच गए हैं, मतलब शायद पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी ने इस कदर तज़ीक अमेज़ रवैया इख्तियार नहीं किया होगा। देखें, 2 चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग हैं। ज़िया-उल हक साहब जिस वक़्त इक़्तिदार में होंगे, उस वक़्त उनके ऊपर तनकीद होगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब जिस वक़्त इक़्तिदार में होंगे, उस वक़्त उनके ऊपर तनकीद होगी। अयूब खान साहब जिस वक़्त इक़्तिदार में होंगे, उस वक़्त उनके ऊपर तनकीद होगी। आटा, चीनी, तेल, गली के अंदर निकलने वाला गंदा पानी, पानी की सप्लाई की कमी, गैस की कमी, बिजली की लोड शेडिंग, इन तमाम चीज़ों का उसको जवाब देना पड़ेगा कि जो हुक्मरान बना हुआ होगा। इन 2 चीज़ों को अलग-अलग करके हमें सोचना होगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि फ़ौज इक़्तिदार में भी ना हो और उसको इस तरीके से मलाइन किया गया हो, इस तरीके से उसके ऊपर तनकीद की गई हो, कीचड़ उछाला गया हो, जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है। तो मुझे ये नहीं लगता, मेरा तज़्ज़िया ये है कि खान साहब किसी के साथ एंगेज हैं। हाँ, सदर आरिफ अलवी कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उनका बयान पढ़ा कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से बातचीत की है या एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है कि इमरान खान साहब की नाज़िबा वीडियोज़ और गंदी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक ना की जाएँ, उस हवाले से जो है वो कोई रोकथाम की जाए। तो अल्लाह ताला खैर करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट फवाद अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। और उनका यही कहना था कि अभी इमरान खान के तो कोई इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पसे पर्दा मुलाकातें हैं या कोई डील है वो भी फाइनल होती दिखाई नहीं दे रही। जो सदर ममलिकत है आरिफ अलवी वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और प्रोग्राम के आगाज में जैसे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर में, पंजाब में स्मोक और जो फॉग है वो मिक्स दिखाई दे रही है। जहां पर एक जानिब ठंड इतनी बढ़ चुकी है, वहां पर स्मोक के भी बढ़ने से जो गला, नज़ला, जुकाम, बीमारियां, सांस के मसले मसाइल हैं वो भी ऑन पीक है। और स्मोक की कंडीशन को देखते हुए अनवार जो स्कूल इंतजामिया थी और नोटिफिकेशन बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया कि फ्राइडेज को स्कूल ऑफ होंगे। बच्चों को रिलीफ अब तो खैर विंटर वेकेशन से जारी है, लेकिन जो स्मोक की सूरत हाल है, जो लाहौर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है, अगर उसका जायजा लिया जाए तो बाहर जाते ही ऐसा महसूस होता है कि घुटन है और कोई धुआं है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। तो बारिश का अनवार सबको ही इंतजार है, बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट खालिद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं, हम काफी दिनों से ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, स्मोक और फॉग की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, तो क्या उम्मीद जाहिर की जा रही है, कब तक बारिश हो सकती है? देखिए, नॉर्मली इस सीज़न में होता ये है कि दिसंबर के लास्ट वीक में एक आध अच्छी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो फॉग है वो काफ़ी हद तक डेसिपेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अभी फ़िलहाल किसी अच्छी रेन के चांसेस नहीं हैं। कल जो आपने लाहौर और उसके गिरदोनवा में क्लाउड देखे थे, वो एक हल्की सी एक्सटेंशन थी लो प्रेशर की, जिसकी वजह से वो थोड़े से क्लाउड आए, लेकिन उसकी वजह से भी कोई भी इसकी धुंध में खतरखा कमी नहीं वाक़या हुई। आने वाले दिनों में लग यही रहा है कि इसी तरह ये फॉग और स्मोक जो है ये चलते रहेंगे, क्योंकि जब तक एक अच्छी रेन नहीं होगी उस टाइम तक फॉग डेसिपेट होने के कोई चांसेस नहीं हैं। जी अच्छा खालिद साहब, जिस तरह से हम हमेशा मलबा इंडिया पर डाल देते हैं और लाहौर को फूलों का शहर, सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है, अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी, क्या रीजंस हमें इसमें दिखाई देते हैं कि हमने ये एक जो सीजन हमारे यहाँ एक एड ऑन हो चुका है फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर, हम देख रहे थे कि जो रिपोर्ट्स, जो फैक्ट सामने आ रहे थे, लाहौर टॉप पर था, सरे फहरिस्त था। तो क्या रीजंस हैं और क्या हम इसे कभी छुटकारा हासिल कर सकेंगे इन फ्यूचर? देखें, मसला ये है कि हम किसी पे ब्लेम करने से पहले हमें अपने सिटी को ये देखना चाहिए कि क्या हमारे पास हम खुद आलूदगी तो नहीं फैला रहे अपने रीजन में। जब आपके पास गाड़ियां ज़्यादा होंगी तो आपका कार्बन जो है वो सारा एटमॉस्फेयर में जाएगा, आपकी इंडस्ट्री होगी, और उसके बाद जब आप शहर बढ़ाते जाते हैं तो आपके पास जो ग्रीन एरिया है जो कि नॉर्मली कम होने में मदद देता है स्मोक को, वो भी हम कम करते जा रहे हैं।
नो डाउट इसमें हमारे पास बाउंड्री पास ही है इंडिया की, तो वहाँ से भी नो डाउट कार्बन पार्टिकल्स आते होंगे। लेकिन हम अगर अपने इस शहर को या इस अपने एरिया को खुद हम उसको क्लीन नहीं करेंगे और हम फिर दूसरे को ब्लेम देने से पहले हमें ये खुद देखना है कि क्या हम इसमें हमारा क्या पार्टिसिपेशन है। हमारे पास जो इसकी कम करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिसमें हम कार्बन को बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ना फेंकें। हमें जो गाड़ियां हैं उस गाड़ियों में से जो कार्बन रिलीज हो रही है उसके बारे में कोई ना कोई ऐसे रूल्स होने चाहिए कि उस किस्म की गाड़ियां जो है वो रोड पे ना आए जो कि ज़्यादा कार्बन फैलाती हैं। इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री के चिमनीज वगैरह हैं उसके ऊपर फिल्टर लगे होने चाहिए कि जो कि कार्बन को ना फैलाएं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम खुद अपने तौर पे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो पॉलिटिकल बाउंड्री उसकी नहीं है, तो आपके कार्बन इधर से दूसरी कंट्री में या दूसरी कंट्री से आपके पास आ सकती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या हम अपने तौर पे कितना कंट्रोल करने जा रहे हैं। ठीक है खालिद साहब, आप ये समझते हैं इसकी एक बड़ी जो वजह है वो ये भी है कि लाहौर के जो आउटस्कर्ट्स हैं उसमें ज़राई ज़मीनों पर सोसाइटियां बनाई जा रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है? जी, मैंने आपको यही कहा कि देखें, जब आप ज़्यादा एरिया जो कि ग्रीन एरिया है, जो कि आपको मदद देता है एटमॉस्फेयर को साफ करने में, जब वो एरिया आप कम करते जाएंगे, उसकी ग्रीनरी ख़त्म करते जाएंगे और वहाँ पे आप घर और रोड्स जब बनाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि आपके पास एटमॉस्फेयर जो है वो गंदा होना शुरू हो जाएगा और उसमें डिफरेंट किस्म के जो पार्टिकल्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिल के तो किसी भी सिटी को या किसी भी एरियाज को गंदा करते हैं। इसमें हमें बहुत सी चीज़ों को ये देखना है कि एटलीस्ट जो हमारे पास ग्रीन एरियाज है उसको हम कम ना होने दें, और उसके बाद फिर हमारे जो काश्तकार भाई हैं वो कुछ चीज़ों को जलाना शुरू कर देते हैं, वो भी एक अच्छा खासा जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। प्लस जो उन तमाम फैक्टर्स का जिक्र किया, उन तमाम हकायक का जिक्र किया और उन तमाम रीजंस का जिक्र किया जिसकी वजह से ये स्मोक का एक अनवांटेड जो सीजन है वो हमने पाया है और लाहौर जैसे खूबसूरत शहर ने। अब अगर मैं आपसे जानूं कि आपका महकमा इत्तलात आगे से जो हमारी गवर्नमेंट है उनको किस तरह से अवेयर कर रहा है, हुकूमती सतह पर आप कुछ इकदाम होते हुए देख रहे हैं कि ये जो लाहौर सरे फहरिस्त आया है आलूदगी के हवाले से, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, ये इवेंचुअली कम होगा आने वाले वक्त में और हुकूमत इस हवाले से संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है? देखिए, जो सिचुएशन लग रही है उसमें ऐसा लग नहीं रहा कि आपकी जो आलूदगी है वो डे बाय डे कम हो, बल्कि आप ये देखें कि आपको हर साल आलूदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है जी। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के जो एक्शन है वो अपनी जगह है और हमारे इंडिविजुअल एक्शन है वो भी अपनी जगह हैं, लेकिन हमें ये मिलजुल के ये सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मे भी कुछ ऐसी पोजीशन ना आ जाए कि हम जो है वो पूरे सर्दियों के सीज़न घरों के अंदर ही बैठ जाएं और जो हमारे जो डिफरेंट रूटीन के वर्क हैं वो भी हमें छोड़ना पड़े। क्योंकि आप देखें, जब तक आपके पास फॉग या स्मोक रहेगी तो आप पूरा दिन तो घर से निकल ही नहीं सकते, और उसके अलावा साथ आपके जो मेडिकल इश्यूज हैं वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें कुछ तो पॉलिसीज़ बनानी है और कुछ हमें इंडिविजुअल ने साथ मदद करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही जिसके हम ये कहें कि हमें कुछ फॉग कम होती नज़र आ रही है। अब आप पीछे सालों का अगर कंपैरिजन करें तो डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है। ठीक है सर, आपसे शॉर्टली जानना चाहूंगी कि एक्सपेक्टेड जो रेन सीजन है या जो बारिश है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? इस दफ़ा जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन नज़र आ रही है फिलहाल तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक भी मुझे कोई अच्छी रेन नज़र नहीं आ रही। मे बी सिस्टम अगर होंगे भी तो वो लाहौर या उसके गिरदुआ में नहीं होंगे। आपके नॉर्दर्न एरिया में तो अभी भी एक नॉर्दर्न एरिया का सिस्टम मौजूद है जो वहाँ पे हल्की सी रेन दे सकता है, लेकिन इस एरिया में जब तक रेन नहीं होगी तो उस टाइम तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। और फिलहाल अभी आप ये कह सकते हैं कि जनवरी के 8-10 तारीख तक नहीं। ठीक है खालिद साहब, लेकिन हमने काफ़ी ममालिक में इस तरह से देखा जहां बारिश की जब ज़रूरत पड़ती है तो मसनूई बारिश के हवाले से भी वहां पर इकदाम किए जाते हैं। हमारे पास कोई ऐसी सहूलत मौजूद है, इस तरह के ऑप्शंस हैं? हमने पीएमडी ने जो है वो कुछ अर्सा पहले इस किस्म के एक्सपीरियंस जो है ना एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो कामयाब एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन उसमें हमारे पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है
और हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके पास इतने फाइनेंस नहीं होते कि वो उसको जो है वो किसी जगह भी अप्लाई कर सकें। पॉसिबिलिटी इज देयर, लेकिन बड़ा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है खालिद ठीक साहब, है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। और अनवार, कोई अच्छी खबर हमें नहीं मिली। जो बारिश है वो जनवरी के फर्स्ट वीक तक भी एक्सपेक्टेड नहीं है और ये आगे बढ़ सकती है, यानी कि मिड ऑफ जनवरी तक हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी हमारी सेहत के हवाले से। अच्छा जरा, चूंकि सर्दी की बात हो रही है, धुंध की बात हो रही है, तो कश्मीर का रुख करते हैं। और कश्मीर में सर्द मौसम चला कला और आप ऐसे कभी गई हैं कश्मीर? मैं कश्मीर गई हूँ, बहुत आगे तक तो मैंने ट्रेवल नहीं किया, लेकिन दरियाए नीलम तक और मुजफ्फराबाद तक और उससे आगे की जो पट्टी एक चलती है पूरी नीलम के साथ, वहां तक ट्रेवल किया हुआ है। और क्या ही खूबसूरत जगह है। हम एक पिक्चर देखते हैं, आपने डीपी अक्सर लगाई होती है जिसमें आपने एक बड़ी सी कैप पहनी हुई है, तो वहां की सर्दी कैसी है, लाहौर से कितनी डिफरेंट? क्योंकि मैं नहीं गया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर मैं बता दूंगी, राज खोल दूंगी, तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि महज शायद तस्वीर लेने के लिए ये इतना स्नो कोट पहना हुआ है। दो कि वो मरी नथिया गली की पिक्चर थी, लेकिन स्नो सीजन में हम लोग गए थे और बहुत ठंड थी तब ऑब्वियसली। और फिर नई नई जैकेट मंगवाई थी जी, बिल्कुल जैकेट नहीं मंगवाई थी, तो हमने बिल्कुल यूरोप वाला माहौल बनाकर कहा कि चलो भाई जरा फेसबुक पे फेंकते लगाते कि हम स्विट्जरलैंड बैठे। ठीक है। अच्छा, एक रिपोर्ट इस हवाले से एक रेडी की है कि कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम को लेकर। वहां पे एक स्पेशल नाम भी उसका बताया जा रहा है, तो वो रिपोर्ट देखते हैं। चला कलाए जी। कश्मीर में मौसम सरमा की शिद्दत को कई अदवार में तकसीम किया जाता है। वादी में सर्दी के 40 दिन को चिल्ला कला कहा जाता है। ये 40 दिन 21 दिसंबर यानी 9 पोह से शुरू होते हैं। इन दिनों में कश्मीर में पड़ने वाली सर्दी किसी जानदार के जिस्म में खून को जमा कर हड्डियों तक उतर जाने की कुव्वत रखती है। इन 40 दिनों के दौरान वादी के मर्दोजन कांगड़ी में दहकते अंगारे सेंकते हैं और फेरन पहनते हैं। चिल्ला कलां के दौरान कश्मीर में दर्जा हरारत -, डिग्री तक गिर जाता है, जिसकी वजह से झीलों, नदी नालों और दरियाओं तक का पानी जम जाता है और पानी के नलके जमकर फट जाते हैं। कसरत से बर्फबारी होती है। आजाद कश्मीर के जिला नीलम और जिला हवेली में चिल्ला कलां को 8 दिनों की 5 अदवार में तकसीम किया गया है। हिंदको जबान में इन 5 अदवार को बिलतरतीब शंदके, मंडके, शूड़ियाँ, मोड़ियाँ और हौर का नाम दिया गया है। इनका तस्किरा मकामी लोक दास्तानों और शायरी में भी मिलता है। चिल्ला कलां के इख्तिताम पर सर्दी की शिद्दत काफी कम हो चुकी होती है और पानी जमने का सिलसिला खत्म हो जाता है। अगले 20 दिन सर्दी की शिद्दत बतदरीज कम होती रहती है। इन 20 दिनों को कश्मीर में चिल्ला खुर्द कहते हैं, जबकि 10 दिन का चिल्ला बच्चा होता है। कश्मीर में सर्दियों के 2 माह की तरतीब कुछ यूं बनती है। 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक चिल्ला कला, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक चिल्ला खुर्द और 21 फरवरी से 1 मार्च तक चिल्ला बच्चा होता है। चिल्ला कलां के बाद के दोनों चिल्लों में सर्दी बतदरीज कम होती जाती है और चिल्ला बच्चा के इख्तिताम को बाहर की आमद तस्वर किया जाता है। कश्मीर में 21 दिसंबर को चिल्ला कलां की आमद यौम फेरन के नाम से भी याद किया जाता है। तकसीम से पहले कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चिल्ला कलां की आमद और चिल्ला बच्चा के इख्तिताम पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब से इस हसीन वादी पर भारतीय तसल्लुत कायम हुआ है, जश्न गोया कहीं गुम से हो गए हैं। वेलकम बैक। खेल के मैदान से एक अहम खबर शामिल करेंगे, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची टेस्ट का आगाज हो चुका है और बाबर आजम इस वक्त टॉस जीत चुके हैं और उन्होंने बैटिंग का फैसला भी कर लिया है। इन दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस होंगे, जबकि 3 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। पाकिस्तानी टीम को अब ये सीरीज जीतना मेरे ख्याल में नबिया बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद खो चुके हैं, मैं तो उम्मीद खो चुकी हूँ, लेकिन अब जो भाग दौड़ नजम सेठी सुपरविजन कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर ये भी हम अपडेट करें कि अभी जो पूरी सीरीज है अनवार अभी कराची में होने वाली है, चूंकि मौसम पंजाब का, लाहौर का, इस्लामाबाद का जो वेदर कंडीशंस है ऑब्वियसली उसको देखते हुए मुल्तान में एक टेस्ट मैच होना था, लेकिन अब वो भी कराची में होगा और वनडे मैचेस गालिबन वो भी अब कराची में होने वाले हैं। तो कराची वाले आप लोग गेट रेडी, तैयार हो जाएं। जो रूट्स हैं ऑब्वियसली जो वीआईपी रूट्स लगते हैं, तो उसके लिए जो शहरी हैं वो भी थोड़े से
उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन बड़े चेंजेस हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सिलेक्शन जो कमेटी के चेयरमैन है वो शाहिद आफरीदी को बना दिया गया है। यही हम बात करते आ रहे थे पिछले मैचेस में, पिछली सीरीज में, क्योंकि हमारा मुसलसल जो टाकरा हो रहा है वो इंग्लैंड के साथ हो रहा है। फाइनल में वर्ल्ड कप के उनसे हमें शिकस्त हुई है, फिर हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में आके टेस्ट सीरीज में हमें वाइट वॉश किया है। तो उनके कोच पर बात हो रही थी कि ब्रेंडन मैकलम जो हैं बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने अपने खिलाड़ियों को कहा है कि वो खेलें। तो शायद अब जो शाहिद आफरीदी का फॉर्मूला है एग्रेसिव खेलने का, तो वो पाकिस्तानी टीम के काम चेयरमैन होंगे। और साबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो लेग स्पिनर है दानिश कनेरिया अनवर, वो बहुत खबरों में आए हैं और बड़ी अटेंशन उन्होंने ग्रैब की है, खासकर हमारे हमसाया मुल्क से। वो इस तरीके से कि उन्होंने शाहिद खान आफरीदी पर तनकीद की, उनकी साबिक जो मैच है, पुराना जो मैच है उसकी एक पिक्चर जो थी बॉल टेम्परिंग की, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। और फिर इंडिया आपको पता है किस तरह की खबरों को कितना पिक करता है। तो आई थिंक ये काफी गलत हो गया, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, हम अपने क्रिकेट के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे जो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जाहिद गफ्फार, उनसे आगाज करते हैं। जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने आज से अब टेस्ट मैच का आगाज हो चुका है, सारी सीरीज जो मैचेस हैं वो कराची में होंगे और इस वक्त बाबर ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। किस तरह की ये आप सीरीज देखते हैं, खासकर जो तब्दीलियां की जा रही हैं ऊपर से उसके बाद? बहुत बहुत शुक्रिया नबिया और खबर, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका दिया। बात यह है कि विकेट का कल जायजा लिया था सिलेक्शन कमेटी, कल शाम में यहाँ पर आई थी, उस वक्त हम भी वहाँ मौजूद थे स्टेडियम में। तो बहुत जल्दी थी उन्हें सिर्फ विकेट देखने की। शाहिद आफरीदी की क़यादत में आए थे, हारून रशीद जो कन्वीनर हैं वो भी मौजूद थे, अब्दुल रज़ाक भी उनके साथ थे। विकेट देखने के बाद जब वो बाहर आए तो उनको अंदाजा हो गया था कि अब टीम का फॉर्मेशन क्या बनना है, क्योंकि उनकी एक मीटिंग भी होनी थी बाबर आजम के साथ। तो बाबर आजम को क्योंकि होटल जा चुके थे, वो स्टेडियम में मौजूद नहीं थे, उनको ऑन कॉल लिया था, लाइव उनको लिया था। उनके इजलास के अंदर उनको यही बताया कि विकेट का बिहेव कैसा है। लेकिन साथ साथ जब उन्होंने मीडिया से टॉक की शाहिद आफरीदी ने, उन्होंने अंदिया साफ कह दिया था कि एक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर टीम के अंदर जरूर होगा, और वो मीर हमजा का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अंदिया दिया। उन साथ ये भी कहा कि ऐसे क्रिकेटर जो कि बहुत अरसे से मौका मिलने की तलाश में, सरफराज अहमद की तरफ उनका इशारा था। तो आज देखें प्लेइंग 11 में सरफराज अहमद भी शामिल है और मीर हमजा भी शामिल है। मीर हमजा की 4 साल के बाद वापसी हुई है। आखिरी जो उन्होंने टेस्ट अपने से एक ही टेस्ट खेला हुआ है और 2018 में अबू धाबी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अपनी होम सीरीज दुबई और अबू धाबी में खेला करती थी, क्योंकि पाकिस्तान में हालात साजगार नहीं थे। तो अब 4 साल के बाद मीर हमजा की भी वापसी हुई है, और 3 साल के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद, क्योंकि 2019 11 जनवरी 2019 में सरफराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट खेला था। तकरीबन 4 साल उनको भी हो गए, उनकी भी प्लेइंग 11 में उनकी वापसी हुई है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि नजम सेठी साहब की भी 4 साल के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में वापसी हुई है। अभी वो नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, और उन्होंने उनका जो तारुफ भी कराया गया खिलाड़ियों से। बहरहाल तारुफ को नहीं कराना चाहिए, लेकिन उनकी मुलाकात कराई गई और बताया गया कि ये प्लेयर्स है। तो नजम सेठी साहब भी 4 साल के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, और इस वक्त जो है मैच शुरू हो चुका है। अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद हैं, और उनके साथ इमामुल हक भी फिट होकर वापस आए। आखिर टेस्ट उन्होंने नहीं खेला था, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, और अजहर अली ने उनको जगह मिली थी उनकी जगह। बहरहाल मैच शुरू हो चुका है। दूसरी बात ये भी है कि नई तब्दीलियां की आप जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल जो तब्दीलियां होती हैं शुरू के अंदर, उनके फैसले ऐसे होते हैं कि क्योंकि तनकीद काफी हो रही होती है, उनकी जो पुराना सेटअप होता है, सिलेक्शन कमेटी को काफी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन जाहिद, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से मैकलम फार्मूला काम किया इंग्लैंड के लिए, हमने देखा इंग्लैंड की टीम अब जिस तरह एग्रेसिवली खेलती है, पाकिस्तानी टीम के लिए आफरीदी फार्मूला काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ये सवाल भी हुआ था कि बूम बूम फार्मूला, एक उनका अटैकिंग जारियाना फार्मूला था। ये सवाल बिल्कुल एक काफी ने किया था शाहिद आफरीदी से कि क्या हम पाकिस्तान क्रिकेट में आपके आने के बाद अब बूम बूम फॉर्मेट देखें, इस तरह की कोई क्रिकेट देखें टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। तो उन्होंने कहा भी बहुत ही अर्ली है, क्योंकि वो एक शॉर्ट उसके लिए आए, शॉर्ट पीरियड के लिए उनको उबूरी सेटअप दिया गया। उबूरी सेटअप यही होता है कि आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, उसमें सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर परफॉर्मेंस दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये जो बुरी कमेटी बनाई गई है उसके बाद, तो फिर पीएसएल सीजन आगे आने वाला है, तो फिर मेजर चेंजेस भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सो इसको एज अ ट्रायल भी लिया जा सकता है न्यूजीलैंड सीरीज के साथ।
अच्छा, सरफराज अहमद भी अब इस सीरीज का हिस्सा है। बहुत सारे लोगों को उनसे बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता है, लेकिन आई एम श्योर कि अचानक आना और फिर उस तरह से परफॉर्म करना भी मुश्किल होगा और बहुत सारे प्रेशर में भी होंगे सरफराज, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम भी लेंगे, क्या आप समझते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा नबिया, प्रेशर होगा और जितनी उनसे तवक्कात वाबस्ता हो गई हैं लोगों को कि अब आपको चांस मिल गया है तो आपने परफॉर्म भी करना है, बिल्कुल उनके ऊपर प्रेशर जरूर होगा। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखें तो सिंध का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था और सिंध ने T20 चैंपियनशिप जीती और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल सेमीफाइनल खेला और मेरे ख्याल में शायद फाइनल भी खेल लेते, लेकिन 6 खिलाड़ी उनके जो है टीम के अंदर आ गए थे, तो इस वजह से वो उसमें जो 4 रोजा फॉर्मेट है उसके अंदर काफी उनकी परफॉर्मेंस को झटका लगा, क्योंकि उनके कप्तान सऊद शकील वो भी पाकिस्तान स्क्वाड में आ गए थे। तो परफॉर्मेंस देखें तो आखिरी जो मैचेस थे उसके अंदर सरफराज ने सेंचुरी भी स्कोर की है, तो दबाव जरूर है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। ये कराची नेशनल स्टेडियम कराची सरफराज अहमद का होम ग्राउंड है, मीर हमजा का होम ग्राउंड है। तो जो शायकीन क्रिकेट है, जो उनके मद्दा हैं, उनके फैंस हैं, उनके टीम मेट्स हैं जो कराची से खेलते रहे, सिंध से खेलते रहे, तो उनको भी तवक्कात हैं, उनकी फैमिलीज को भी तवक्कात हैं। काफी लोग दुआएं भी कर रहे थे कि इनको मौका मिलना चाहिए। और ठीक है जाहिद, कराची की पिच के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पिछली सीरीज में भी हमने देखा जो पाकिस्तान की पिचेस हैं वो ज़ेरे बहस रही हैं, उन पर काफी बात हुई है। मयारी पिच बनाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इस मामले पर भी बोर्ड में कुछ बात हो रही है? देखिए ये बात तो बहुत काफी अच्छे से हो रही है। खबर जब रमीज राजा थे तो वो ड्रॉप इन पिचेस की बात कर रहे थे, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं हुआ। आज जो विकेट है, अगर टीम प्लेइंग 11 पे नजर डालें तो आपके पास 2 स्पिनर स्पेशल स्पिनर मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट, तो इट मीन्स कि ये स्पिनर्स को मदद देगी। और साथ ही साथ अगर जो बॉलर्स तजर्बेकार होंगे, जिस तरह इंग्लैंड के बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग किया, यहाँ पर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को आउट किया, तो पाकिस्तान के पास भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो जैसे मीर हमजा हैं, वो नए और पुराने बॉल को स्विंग करते हैं, और उनके साथ वसीम जूनियर, उनका पैस है, वो भी काफी तजर्बेकार हो चुके हैं। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनका तजर्बा इतना नहीं है, लेकिन जो T20 वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो विकेट के बारे में शाहिद आफरीदी ने कल भी कहा था कि विकेट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हमने ये विकेट देखी, इससे भी अच्छी विकेटें हम बनाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया तर्ज के विकेट हम क्यों नहीं बना सकते, हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास ऐसे क्यूरेटर्स हैं, ऐसे विकेट बनाने वाले माहिर मौजूद हैं कि हम ऐसी विकेटें बना सकते हैं। तो उनकी तरजीह, उनकी इशारा इस तरफ था कि मुस्तकबिल में हम अपनी विकेटें सही करेंगे, अपने स्टेडियम्स की हालत भी सही करेंगे। ठीक है जाहिद, अब जिस तरह से हम देख रहे हैं पीसीबी में काफी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। चीफ सेलेक्टर अभी शायद आफरीदी बन चुके हैं, अब्दुल रज़ाक भी उनकी टीम में मौजूद है, उनके साथ ही मौजूद हैं। अभी सरफराज की भी एकदम हम देख रहे हैं एंट्री हो गई है। आपको क्या लग रहा है आने वाले दिनों में मोहम्मद आमिर भी वापस आ सकते हैं? आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन डिपेंड्स के फिटनेस कैसी है उनकी। अगर वो आएंगे तो मेरे ख्याल में उनको T20 के अंदर ही मौका मिलेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से तो खुद ही अलग हो गए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो अगर वो उनकी वापसी हुई भी तो पहले तो फिटनेस से मशरूत होगी, और अगर वो उनको चांस मिला भी तो T20 क्रिकेट भी उनको चांस मिलेगा। और दूसरे कि उनको जो मामला थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो उनकी हल हो जाएंगी निजाम सेठी के आने के बाद। जो उनको लीग्स के अंदर जो परमिशन मिलती थी, NOC का इशू रहता था, वो अब नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही साथ ये कि मिकी ऑर्थर की भी खबरें आ रही हैं कि वो अब पाकिस्तान को फिर से एक दफा ज्वाइन करेंगे फरवरी के एंड के अंदर एज ए हेड कोच। और वो जो है मिकी ऑर्थर के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो फिटनेस पे काफी फोकस रखते थे खिलाड़ियों के। ये जो टेस्ट आपने शायद सुना होगा कि 2-3 साल पहले जब वो थे कोच, तो यूरो टेस्ट बाकायदा तौर पर लिए जाते थे उनके दौर के अंदर, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो, चाहे वो जूनियर प्लेयर हो या अपकमिंग प्लेयर्स हो, सबको एक प्रोसेस के तहत गुजर के आना पड़ता था टीम में। उसके बाद जब वो चले गए तो हमने देखा ये फिटनेस टेस्ट का जो सिलसिला है ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो तब्दीलियां तो होंगी बिल्कुल, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है। वैसे भी हम देख रहे हैं इस वक्त जाहिद की जो इंजरीज का शिकार हमारी इस वक्त क्रिकेट टीम दिखाई दे रही है। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली टीम के पास क्या ऑप्शंस थी? जो 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, शाहनवाज धानी, अमीर हमजा, साजिद खान, तो ये फैसला बेहतर दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल देखें, जब भी इस तरह की जब टीम हार चुकी होती है, हमारी टीम देखें मुसलसल 4 टेस्ट मैचेस हारी है अपने होम ग्राउंड पे। 3 इंग्लैंड के खिलाफ, 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो जाहिर सी बात है चेंजेस तो करेंगे वो। और जो सिलेक्शन कमेटी है उसको भी इस बात का अंदाजा है कि अगर हम चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसे प्लेयर्स लेकर नहीं आएंगे जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें और पुराने वालों में क्या फर्क रह जाएगा। तो शाहिद आफरीदी ने कहा कि हम कुछ ऐसे, शाहिद आफरीदी ने कल मीडिया में खास बात की है कि नसीम, उनको बताया गया है कि नसीम शाह जो है जिनकी सिलेक्शन हुई है वो अनफिट है। अब देखिए पुरानी सिलेक्शन कमेटी ने एक अनफिट प्लेयर जो है सिलेक्ट कर लिया, और जब नए लोगों को पता लगा तो क्योंकि क्या हालत होगी, तो जब उन्होंने ये जिक्र किया कि वो अनफिट हैं, तो जाहिर सी बात है तो दोस्तियां यारियां चल रही हैं, तो पुराने सेटअप के अंदर अब चेंजेस तो होंगी बिल्कुल। अब शाहिद आफरीदी आए तो ये सिलेक्शन में चेंजेस करेंगे, नजम सेठी जो मैनेजमेंट में सेटिंग चेंजेस कर रहे हैं, और भी तब्दीलियां भी देखने में आएंगी। बहुत शुक्रिया कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद गफ्फार, इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से यही कहना था कि बड़ी तब्दीलियां देखने में आ रही है जब से शाहिद आफरीदी आए हैं, और यही कहा जा रहा है कि जो बूम बूम फार्मूला है वो पाकिस्तानी टीम में शायद जल्द ही नजर आए। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये सीरीज भी जीतेगी और आने वाले जो मैचेस हैं वो भी शानदार क्रिकेट देखने को मिलेगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपकी हेल्थ के हवाले से एक सेगमेंट डिजाइन किया है, सो कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। अच्छा अनवार, बचपन से मैं अपनी अम्मी से हमेशा एक बात सुनती आई हूँ, जब भी विंटर्स आते हैं और चूंकि ठंड है, अम्मी जान कहाँ करती अम्मी जान कहा करती हैं और अम्मी जान हमेशा कहती रहेंगी। तो अम्मियों का ये प्यार होता है कि वो अपने बच्चों की बहुत केयर करती हैं कि ठंड है बहुत ज्यादा, सॉक्स पहन के रखो, नंगे पैर फर्श पे नहीं चलो, सर कवर करके रखो। प्यार होता है ऑब्वियसली उनका। नमूनिया हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। यही अब आप भी कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ बीइंग अ फादर, और आप कर रही हैं बीइंग अ मदर। आज हमारा एक्चुअली टॉपिक भी उससे से रिलेट कर रहा है, अम्मियों की उस केयर से मुताल्लिक, क्योंकि माएँ बहुत कंसर्न होती हैं। तो हम आज ऑब्वियसली जैसे कि शेयर किया कि नमूनिया के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि ये कितना डेंजरस होता है अगर बच्चों को, खासकर बच्चे इससे एक्सपोज हो जाएं, और कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, बच्चे हो या बड़े हो। लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी चूंकि बहुत कम होती है, तो इसलिए बच्चों के लिए ज्यादा ये खतरनाक हो सकता है। तो कौन से रीजंस हैं, इससे कैसे बचना है, डॉक्टर साहब हमारे साथ इन स्टूडियोज हैं, और उनसे ब्रेक में भी हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे। और हम ये कह रहे थे कि हम भी उनके जल्दी क्लाइंट बनने वाले हैं, हम भी अपने बच्चों को आपके पास लाने वाले हैं, क्योंकि निमोनिया बच्चे, आपको पता नबी आजकल कितने केयरलेस हैं, और जिस तरह का मौसम चल रहा है, स्मोक की वजह से जितने मसले मसाइल हैं, और अभी जो वेदर कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, जिस तरह से अभी हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस किया कि बारिश नहीं हो रही, उस वजह से भी काफ़ी इश्यूज इस वक्त क्रिएट हो रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में हर साल हज़ारों की तादाद में अफराद भी हलाक हो जाते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर सुलेमान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम अगर इसको डिफाइन कर लें कि नमूनिया है क्या, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? सबसे पहले देखें, नमूनिया बेसिकली जो अगर हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गला है, और आपका जो उसके साथ एसोसिएटेड पार्ट है, और उसके बाद लंग्स हैं जिसको हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक करते हैं जी। जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को इन्वॉल्व कर लेती है, तो उसको नमूनिया का नाम दिया जाता है। ठीक है। और दिस इज व्हाट हाउ वी डिफाइन एक जनरल टर्म के लिए कि नमूनिया है क्या। सो अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है कोई बैक्टीरियल की वजह से या वायरल की वजह से, वायरल नमूनियाज भी होते हैं, बैक्टीरियल भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नमूनिया। डॉक्टर साहब, जो इस तरह से मैंने भी इंट्रो में बात की कि ये जो एक मिसकंसेप्शन था जो हम में से बहुत सारे लोगों के जहन में है कि ठंड की ही वजह से सिर्फ नमूनिया होगा, तो वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन ये किसी भी सीजन में हो सकता है। नमूनिया जिस किसी ज़माने में टाइफॉइड का एक सीज़न होता था कि समर में आएगा, बारिशें, मॉनसून, सारा अब पाकिस्तान में रहते हुए एटलीस्ट किसी चीज़ का कोई सीज़न नहीं रह गया। नमूनिया क्या ना करें, विंटर, समर, ऑटम, यू नेम इट, किसी भी सीज़न में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह की चीज़ को एक्सपोज हुए हैं, एक से दूसरे को एक्सपोज हुए हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है, आपका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। तो येस, नमूनिया क्या ना करें इन एनी सीज़न। सर्दियों के अंदर क्योंकि ज़रा ठंड होती है, ठंड के साथ सीज़न चेंज हो रहा होता है, एस्थमा और फ्लूज़ की एपिसोड ज़्यादा हो रही होती हैं। सो जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो दे
टेंड टू बच्चों को या बड़ों को ज़्यादा प्रोन कर देते हैं टूवर्ड्स गेटिंग नमोनियाज के। से फॉर एग्जांपल किसी को एस्थमा है या किसी को हाइपर एक्टिव एयरवे डिजीज़ है और वो बार बार वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, उसको इनहेलेशंस मिल रही हैं या नेबुलाइजेशंस हो रही हैं या वो स्टीरॉइड्स पे जा रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स, और उसका वैक्सीनेशन स्टेटस जो है ना उसको प्रोन कर सकता है या उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रोन कर सकता है कि वो नमोनिया गेट कर ले। तो ऑब्वियसली क्योंकि मौसमी जब चेंजेस आती हैं और सर्दी का मौसम होता है तो बहुत सारी वायरसेस सर्कुलेट करने लग जाती हैं, तो जिसकी वजह से मतलब ओवर एंड अबव नमोनियाज हो सकते हैं। तो हम इसको फिगर आउट फिर किस तरह से कर सकते हैं? जैसे अगर सोर थ्रोट हो गया है या फ्लू हो गया है, और सोर थ्रोट के बाद हम अक्सर देखते हैं कि बुखार जरूर होता है या बॉडी के टेम्परेचर में इजाफा जरूर हो जाता है, तो इसको कह सकते हैं इट्स अ बिगिनिंग ऑफ नमोनिया? समटाइम्स इट कैन बी अ बिगनिंग ऑफ नमोनिया, लेकिन अमूमन जो नमोनिया है उसको स्पेसिफिकली देखा जाता है किस तरह से फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर जो पहले 2 महीने के अंदर, फिर 2 से 2 साल की उम्र, महीने से 2 साल की उम्र में, 2 साल से 5 साल की उम्र में अगर किसी को लो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या नमोनिया, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो डिफाइन करता है, या उसकी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है, चेस्ट आप ऑस्कल्टेट करते हो, उसके अंदर अगर वीजिंग हो रही है या रोंकाई या क्रेप्ट्स आ रहे हैं, दैट सिग्निफाइज नमोनिया। लेकिन अगर सिर्फ गला ही ख़राब है और आप देखते हो कि टॉन्सिल्स हैं या फ्रेंजाइटिस हुआ हुआ है विद नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चेस्ट, तो वो फिर मतलब दिस इज़ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट क्लिनिकली. So if there is a doubt, you can go for certain blood tests, you can go for culture, CBC, and you can go for chest X-ray. That would clearly differentiate between sore throat and pneumonia. और symptoms बहुत different होती हैं. कई दफ़ा sorry the thing ये कि बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमारे पास कहते हैं जी गला ख़राब है. गला ख़राब का क्या मतलब है? खांसी हो रही है. गले से खांसी नहीं होती. खांसी हमेशा चेस्ट से आती है जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, जब आपका एयरवे इन्वॉल्व होता है. So we need to differentiate it clinically as well. और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो एक एक्सपर्ट है, जो प्रोफेशनल है, वही एग्जामिन करेगा. डॉक्टर साहब, हमने 2 तरह के लोग देखे और दोनों पर बेजा तनकीद देखी है. एक हमने वो माएँ देखी हैं जो बात बात पर डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, उनको भी हम नहीं बख्शते हैं कि ये देखो ये जरा सा बच्चे को कुछ हुआ तो उसको दवाइयाँ दे दी, फौरन डॉक्टर पे चली जाती है, फौरन पैनिक कर देती है. और दूसरी साइड पे हम वो खवातीन देखते हैं जिन्होंने एक ही डॉक्टर की जो साल की प्रिस्क्रिप्शन चली होती है या किसी फैमिली ग्रुप में मिली होती है और वही टिपिकल पैनाडोल ड्रॉप्स हर बीमारी में दिए जाते हैं, उन पर भी हम तनकीद करते हैं. आई पर्सनली बिलीव कि अगर बच्चे बीमार हैं तो बच्चों का रिस्क नहीं लेना चाहिए, उनको प्रोफेशनल के पास या डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास लाजमी ले जाना चाहिए. अब जी जो हम एक ये तर्ज देख रहे हैं कि बस पैनाडोल ड्रॉप्स दे दिए, बच्चों को बुखार हुआ, एक का दिन इंतजार किया गया, घर में ही हर्बल टोटके मेडिकेशन की जाती है, बच्चों के मामले में आप क्या कहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए घर में? एक्चुअली मसला ये है कि आई एग्री टू द वन थिंग. एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पैनाडोल ड्रॉप्स, अगर फीवर है पैनाडोल ड्रॉप्स दे रहे हैं, माइल्ड सी फ्लू लाइक इलनेस है या कुछ और है, उसके लिए डॉक्टर्स के पास रश करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, लेकिन जब प्रॉब्लम वहाँ पे होती है कि से फॉर एग्जांपल बच्चे को हाई ग्रेड फीवर हो गया, वो फीड लेना कम कर देता है या सांस की रफ्तार ज़्यादा, सारी रात वो खांस रहा है, येस यू नीड टू टेक हिम टू द डॉक्टर. सेकेंडली, आपने घर के टोटकों की बात की. घर के टोटके अब वो इतने फनी से टोटके हैं. कोई सुहागा दे रहा है बच्चों को, कोई उनके देसी घी की मालिश करके उसके ऊपर रुई कॉटन जो है वो घुसा के रख रहे हैं, या 8-8, 9-9, 10-10 दिन हो गए हैं कि जिस सीजन चेंज है उनको नहलाना नहीं है, या विक्स लगानी. अब विक्स किसी ज़माने में लगाई जाती थी नाक खोलने के लिए. इट्स अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इट इज़ नाउ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, शुड नॉट बी यूज्ड. ये उसको एग्रेवेट तो कर सकती है, ठीक नहीं करेगी. इसी तरह वो पैर पे लगानी चाहिए, तो उससे तो वो मतलब अब पैर से उधर तक कैसे पहुंचेगी, ये मतलब दिस इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. लेकिन ये कि मतलब दिस इज लाइक चल रहा है इसके अंदर, वैसे मार्केट में टोटका चल रहा है कि भाई ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, स्टीम दे देते हैं या इस तरह से सारा कुछ कर लेते हैं. इन चीज़ों को कोई खास फ़ायदा नहीं होता. सेकंड, जो बात मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहूँगा, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स. देखें 60-70% जो है ना बीमारियाँ वो वायरल हैं, 4 से 5 दिन रहती हैं, ठीक हो जाती हैं. अगर बहुत चेस्ट ख़राब है, आप नेबुलाइजेशंस कर लो, और उसको मतलब नाक क्लियर करने के लिए सलाइन ड्रॉप्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो. फटाफट ज़रा सा बुखार हुआ, कुछ भी हुआ, थोड़ी सी चेस्ट खराब हुई, डू नॉट जंप ऑन टू द एंटीबायोटिक्स. ये जो इसकी वजह से हमें ड्रग रेजिस्टेंस आ रही है बहुत ज़्यादा. जस्ट इमेजिन कि वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 मेडिसिन्स जो कि कवर कर रही हैं अब MDR टाइफॉइड को, विच इज़ एजिथ्रोमाइसिन एमेरोपेनम. क्यों? बिकॉज बच्चा छींक मारा है, सेप्सपेन दे दो, फलाना चीज़ हो रही है, उसको ये एंटीबायोटिक दे दो, 2 लूज मोशन आ गए, एंटीबायोटिक. वी आर इन टू द एज ऑफ जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई. सो आई वुड स्ट्रेस अगेन कि एंटीबायोटिक्स खाम में देने की जरूरत नहीं है. कम से कम यहाँ पे हमारे यहाँ पे फैशन है कि जरा सा बच्चा मार हुआ एंटीबायोटिक्स.
दे दो। कई दफ़ा पेरेंट्स भी आपको स्ट्रेस कर रहे होते हैं कि एंटीबायोटिक दे दें, डॉक्टर साहब इससे सही नहीं होना इसके साथ, बट देन यू आर द फिजिशियन, यू आर द जज, यू हैव टू डिसाइड ये देना या नहीं देना। जी। सो डू नॉट डू इट। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं है कि एंटीबायोटिक्स बेसिकली आपकी बॉडी के साथ क्या करते हैं। बच्चे Exactly, तो बिल्कुल। बहुत ही आई थिंक नाजुक होते हैं, बड़ों की बॉडी के साथ वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर आप इस पर भी डिस्कशन करें फिर गुफ्तगू को इससे भी जरा आगे मतलब मेरा ये ख्याल है कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी को नमूनिया है, बैक्टीरियल है, कोई पैच नजर आ गया, कोई कोलैप्स है, और मतलब आप उसको प्रूव कर रहे हो थ्रू द कल्चर्स और स्टफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आप ज़रूर दो। टाइफाइड है ज़रूर दो, कोई मतलब ब्लडी डायरिया है या उसमें ब्लड उसमें ज़रूरत है ज़रूर दो। लेकिन एक्यूट वाटरी डायरिया है या उसको थोड़ी सी माइल्ड सी सीजनल इलनेस है, मतलब अब जब से कोविड आया एजोमैक्स एक फैशन बन गया है। मुझे जी जुकाम था, मैंने ना 3 दिन से एजोमैक्स लेनी शुरू कर दी, या मुझे 2 दिन खांसी आई थी तो मैंने एजोमैक्स ले ली, इससे फर्क नहीं पड़ा, 6 दिन हो गए, फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आपको अगर खांसी हो रही है और विच इज हाइपर एक्टिव डिजीज या अस्थमा, तो यू गॉट टू नेबुलाइज योरसेल्फ। सो मतलब ये इसका जुडिशियल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे सीनियर्स हैं बहुत इस पे स्ट्रेस करते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन बावजूद इसके कोई खास डेंट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, आपने कोरोना वायरस के बाद क्या फर्क देखा है? जो ये वायरसेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, मिक्सअप हो गए हैं, इनको किस तरह से ट्रीट किया जाए? शुरू में हमने देखा डॉक्टर्स भी काफी कंफ्यूज रहे कि इसको किस वायरस के तौर पर ट्रीट किया जाए। सो एक्चुअली जब कोविड आया था उस वक्त तो सारी दुनिया ही कंफ्यूज थी, ठीक है, फाइंड आउट नहीं हो रहा था कि ये कौन सी है, कभी वो बैट से आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, इवेंचुअली इट वाज रिकग्नाइज्ड। अब उसके अंदर भी ये बात बिल्कुल सही है, जब कोविड होता है या कोई भी बीमारी होती है तो कुछ अरसे के लिए आपकी इम्यूनिटी जो है वो डैम्पन डाउन हो जाती है एंड यू आर प्रोन टू मोर इन्फेक्शंस। कोविड के अंदर भी एज एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू गेट pneumonia over and above this viral infection. कोविड इज अ वायरस, वायरस के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों में ऐसी गुजर जाती है, लेकिन जहां कॉम्प्लिकेशन हो और उसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यस यू नीड एंटीबायोटिक। सो यस, किसी भी एक फ्लू इलनेस हुई या एक डायरियल इलनेस हुई, यू आर प्रोन टू अनदर इलनेस विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month और सो ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन मतलब थोड़ी सी इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है। डॉक्टर साहब, बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या सुपर फूड्स कौन से हो सकते हैं, उनको क्या दिया जाए? बड़े तो मल्टीविटामिन्स खाते ही हैं, बच्चों को भी जेली फॉर्म में कुछ देना चाहिए। प्लस इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड करूंगी चूंकि टाइम कम है, कि जो सोते हुए बच्चे जिनको वीजिंग साउंड आता है या जो स्नोरिंग करते हैं, क्या किसी किस्म की सांस का कोई प्रॉब्लम होता है, इंडिकेट कर रहा होता है ये? ओके, सो फर्स्ट थिंग, इम्यूनिटी के लिए करना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज योर एनवायरनमेंट। आपके इन्वायरमेंट में जो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चेस्ट की, अगर हम चेस्ट के हवाले से बात कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें डस्ट, पेट्स, कारपेट, परफ्यूम, टेलगम पाउडर, स्टफ टॉयज, कलर फूड्स एंड स्मोकिंग और वेपिंग एट होम, ये आपके घर के इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही होती है, ठीक है, और ये बच्चों को प्रोन करती है टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ इन्फेक्शंस और स्टफ लाइक दैट। फ्लू वैक्सीन्स हैं, न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स है, दीज आर द वैक्सीन विच आर अवेलेबल, जो कि इनमें से जो न्यूमोकॉकल वैक्सीन है गवर्नमेंट लेवल पे लग रही है, फ्लू वैक्सीन चंद 2,500 रुपये की वैक्सीन अवेलेबल है, शुड बी गिवन आफ्टर 6 months ऑफ एज। ये आपको ज़रूर बचाती हैं, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रिवेंशन। देन कम्स द रोल ऑफ खुराक। अगर आप उनको अच्छी प्रोटीनेशियस खुराक दो तो बच्चे, मतलब ये जो मल्टीविटामिन्स का कॉन्सेप्ट है ये तो अभी 50-60 साल पहले आया है, उससे पहले द गुड थिंग इज खुराक। हमारे प्रॉब्लम ये हो गया कि अब हम ऑर्डर पे हर तरह का फास्ट फूड मंगवा रहे हैं, हमारे पास कलर्ड फूड्स बहुत अवेलेबल हैं, पहले जाके खाना पड़ता था, फ़ोन करो घर पे मंगवा लो, वो भी हमारे बच्चों को बेड़ा गर्क करें सेहत वाइज। तो खुराक के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और फिजिकल एक्टिविटी, मतलब जो बच्चा जितना फिजिकल एक्टिव होगा उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। हम अनफॉर्चुनेटली बच्चों को स्क्रीन के सामने बैठा देते हैं एंड यू नो देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द बॉडी। सो ये 4-5 चीज़ें हमें ज़रूर सोचनी चाहिए। ठीक है, सोते हुए वीजिंग या रोंकाई की आवाज़ आना, दैट शोज़ कि बच्चे को कहीं ना कहीं जो स्नोर कर रहा है तो उसके एडेनॉइड्स का प्रॉब्लम हो सकता है या उसको नेजल एलर्जीज हो सकती हैं। जो वीज कर रहा है, वीजिंग इज़ अ साइन कि उस बच्चे को कोई हाइपर एक्टिव डिजीज या एस्थमा का अटैक हुआ है, तो उस या ब्रोंकियोलाइटिस हुआ है जिसको वायरल निमोनिया कहते हैं, उसमें उसको फिर देन यू नीड टू टेक हिम टू द डॉक्टर टू फाइंड आउट कि वेदर इज एस्थमा और इट्स हाइपर एक्टिव डिजीज क्या है और उसको कैसे ट्रीट करना है। एक और चीज़ आप लोगों के प्रोग्राम के जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है जिसके साथ, कफ सिरप्स। कफ सिरप्स का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। कफ सिरप्स में किसी ने यूज़ करना है तो वो ब्रोंकोडायलेटर्स इस्तेमाल करें, कफ सुप्रेसेंट यूज़ मत करें, क्योंकि कफ सुप्रेसेंट यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। अभी 99 बच्चों की इंडोनेशिया में डेथ रिपोर्ट हुई जो कि इंडिया से बन के वहाँ पे गए थे एंड दे हैव बैंड 4 ब्रांड्स ऑफ इट। सो ब्रोंकोडायलेटर्स, नेबुलाइजेशंस, these can be used but do not use कफ suppressant यूज नहीं करने चाहिए बच्चों में। This is very important। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank you so हसन much। सुलेमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि हमें
जो मेडिसिन है Yes. उसके साथ अपनी इम्यूनिटी भी नहीं खराब करनी चाहिए। हम मेडिसिन इतनी ज़्यादा लेकर भी अपनी बॉडी को इम्यून कर रहे हैं, क्योंकि फिर डॉक्टर के पास भी कोई इतनी मेडिसिन बचती नहीं है आपको ठीक करने के लिए। प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद ब्रेक के आपको बाद ज्वाइन join करेंगे। करते हैं। स्टे विद Stay with अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अनवार, अक्सर लोग अखबार में डेली हॉरोस्कोप पढ़ने के शौकीन होते हैं, गूगल वगैरह करते हैं। आजकल तो गूगल का बहरहाल दौर है। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं, बल्कि हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के इस मुल्क के और हमारे जो सियासतदानों के सितारे हैं वो क्या कहते हैं। फिल्म स्टार्स के, क्रिकेटर्स के, Yes, जो भी क्रिकेट के हवाले नामवर से भी लोग बात मौजूद करेंगे। हैं, बिल्कुल, Yes. क्योंकि 2022 अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है। इस साल तो हमने देखा नबिया बहुत ही मुश्किल साल रहा पूरी दुनिया के लिए भी, और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तानी मईशत की बात करें, पाकिस्तानी सियासत की बात करें, पाकिस्तानी क्रिकेट की भी अगर बात करें, तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साल यकीनी तौर पर जो नहीं हमने रहा। कोविड का टाइम जितना वर्स्ट देख लिया था, उससे खुदा ना खास्ता वर्स्ट टाइम अब दोबारा कोई नहीं कभी हो ना आए, सकता। दोबारा कभी ना आए, ये दुआ भी है हमारी, ख्वाहिश भी है हमारी। और उम्मीद करते हैं कि जो सेगमेंट होगा कुछ अच्छी अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करने को मिलेंगी। तो अनवार, हमारे जो मेहमान है उनका बिल्कुल, तारुफ करवाइए। एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अली इन स्टूडियोज मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 2022 जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे कि उतना बेहतर साल पाकिस्तान के लिए शायद नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से गवर्नमेंट्स चेंज होती रही। सबसे पहले तो लोगों का इंटरेस्ट यही है कि अब आगे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, इंतखाबात कब होंगे, इमरान खान वजीर आजम बनेंगे या फिर PDM का ही कोई मुतफिका उम्मीदवार हमारी किस्मत में अगले आएगा। साल कुछ स्टेबिलिटी होगी सियासत में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बड़ा मौके के ऊपर बुलाया है, क्योंकि नया साल तो शुरू हो गया है। जी। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखते हैं जी, तो 22 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो नया गया। साल शुरू हो चुका हुआ है। पिछला साल जो है, शॉर्टली उसके ऊपर बात करते हैं। पिछला साल अपेरेंटली प्रैक्टिकली अच्छा साल नहीं था, मगर ये है कि जब कोई चीज़, कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई नॉन लिविंग चीज़ है, वो जिस वक्त शेप अप होने में आती है तो पहले वो डीफॉर्म होती है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर वो अपनी फॉर्मेशन पकड़ रही होती है। तो आई वुड टेक 2022 एज अ ईयर इन विच द फॉर्मेशन ऑफ आवर होमलैंड इट स्टार्टेड टू इवॉल्व। ठीक है, ठीक है, ये शुरू हुआ। और अब जब हम जा रहे हैं 2023 की तरफ, तो हम बहुत सारे मराहिल जो हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत, ऑल सेगमेंट्स जो कवर करते हैं हमारी आवाम को, हमें जी, उनको हमने हल्के 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 सारों को टच किया और अब हम एक शेप की तरफ जा रहे हैं। देखें, एस्ट्रोलॉजिकली जब हम बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइंस के ऊपर बेस करती हुई चीज़ है, और ये नैनो फिज़िक्स या क्वांटम फिज़िक्स जो है ये है। और क्वांटम फिज़िक्स और नैनो फिज़िक्स जो है, इसका ताल्लुक सब्सटेंस के ऊपर डिफरेंट एनर्जीज जो है वो इमर्स करने का नाम है। ठीक है। नैनो फिज़िक्स इट टॉक्स अबाउट दिस, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, बट इट टॉक्स अबाउट एस्ट्रोनॉमी एज वेल। अच्छा, हमने सिर्फ प्लानिटरी पोजीशन को नहीं देखना होता, हमने देखना ये होता है कि कौन कौन सी फोर्सेस किस किस एंगल से क्या क्या चीज़ बनाने जा रही हैं। ये करता तो अल्लाह ताला ही है, मगर ये है कि पाकिस्तान का जब हम जायचा पढ़ते हैं तो इस वक्त सारी चीज़ें वो हैं जिसके बारे में कुरान में कहा गया है, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो हम मुश्किलात से तो गुजर रहे हैं, बट 2023 हम दुनिया का हिस्सा हैं और हमें भी वी विल हैव टू शेयर आवर ओन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो भी हैं, लेट्स से इट्स इकोनॉमी, फाइनेंस है, पैसा जो भी है। मगर ये है कि 2023 का जो अगस्त है, जब पाकिस्तान की बर्थडे करीब आती है, उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर शेप ऐसे लेना शुरू होगा कि हमारा जो ऑक्सीजनेटर है जिसपे हम सांस ले रहे हैं अभी, जी, जो लगा हुआ है हमें,
वो अल्लाह की मेहरबानी से यानी कि उतरेगा। जो अगले 8-9 ठीक है। महीने हैं वो थोड़े से और मुश्किल हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चूंकि खान साहब खबरों में रहते हैं और उनकी बहुत चर्चा होती है, कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी अपनी वो लेकर आते हैं, खासकर हम जानना चाहेंगे कि खान साहब के सितारे क्या कहते हैं, क्या अगली हुकूमत को कायम कर पाएंगे? खान साहब के जो सितारे हैं वो ये हैं कि मैं आपको बताता हूँ, उनका जायचा इसी तरह का है। 92 में जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो खान साहब को डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि जी आपने क्रिकेट नहीं खेलनी, बट वो जो खेले हैं दैट इज हिस्ट्री। और फिर आप ये देखें कि 2013 के जब इलेक्शंस हुए हैं वो गिरे हैं और फिर उठ के खड़े हो गए। अभी 3 नवंबर को जो हुआ जी वो फिर खड़े हैं। तो ये ही इज अ बॉर्न फाइटर, ठीक है। और जो जायचा है उनका वो ये है कि बाय बर्थ ही इज अ लिब्रा, और उनका जो नेटल है, जो पहला घर है, उसके अंदर मार्स कंजंक्टेड विद सन, मरकरी और सैटर्न, ठीक है जी। सन जो है दैट इज इन लिब्रा, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये पहले चार्ट के अंदर जिसके भी होते हैं, एक तो बॉर्न फाइटर होता है और दूसरा ये है कि वो आसानी से हार नहीं मानता और रैपिड डिसीजंस करने वाला बंदा होता है, वो बंदा हो या बंदी हो, ठीक है। वो तो हम देखते हैं जैसे हाँ, कि उनके डिसीजंस हैं। हाँ, बिल्कुल उसको यू टर्न भी कहते हैं जी। बट मेरा ख्याल है पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट यू टर्न्स और लेफ्ट और राइट जो भी है, ठीक है। ठीक है। तो बट ये है कि उनका जो है प्लैनेट मार्स और प्लैनेट सैटर्न जो है वो इस वक्त बेटर पोजीशन में है। इस वक्त तक जो इंडिकेशन है वो ये है तो मुश्किल में, अभी एक टफ टाइम से भी उन्होंने गुजरना है, बट अल्टीमेटली जायचा जो है भी कहता है कि इमर्ज करेंगे ठीक और है। शायद वजीर आजम प्लस की कोई जो पोजीशन होती है ना वो उनको मिल सकती है दोबारा, ठीक है। तो जिस तरह से अगर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बात की जाए, उनके क्या प्लेटलेट्स पूरे होंगे, वो वापस आएंगे, वो दोबारा वजीर आजम उनको आप बनता देख रहे हैं? देखें, अगर हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो वो भी एक आप समझ लें कि एक वंडर है उनका 3 दफ़ा वजीर आजम बनना, तो उनका भी जायचा जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मगर इस वक्त वही वाली जो मैंने स्टार्ट में बात की है नैनो फिजिक्स की और क्वांटम फिजिक्स की, वो एनर्जीज इस वक्त पॉजिटिवली इमर्स या पॉजिटिवली अपना जो है ना इफेक्ट वो उसके ऊपर नहीं, उनके जायचे के ऊपर नहीं डाल रही हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। सेहत की तरफ से इश्यूज जो हैं वो 3-4 हमारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए उनमें मियाँ साहब भी हैं, तो ये है कि ही शुड। अच्छा, ये जो डॉक्टर हमारे जो उभरते हुए नाम है, ये जो उभरते हुए सियासतदान हैं, जिनमें अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जिक्र करें, बख्तावर भुट्टो फैमिली से अगर हम इनका जिक्र करें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जिक्र करें, हमजा शहबाज शरीफ का, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सियासत किसकी दिखती है आने वाले टाइम में सितारों की बेस पर? 2 लोग हैं जी। एक तो आसिफा भुट्टो हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर की हैसियत से उभरेंगी, अपने भाई से भी आगे। बिलावल भुट्टो जो हैं उनसे भी आगे जाएंगी वो, क्योंकि उनका जायचा मैंने बनाया, पढ़ा और कुछ जो लोग थे उनसे रिलेटेड उनको एक्सप्लेन भी किया। उनका जो जायचा है वो अपनी मदर के जायचे से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। मतलब जिस तरह मैंने इमरान खान साहब कहा ना वजीर आजम प्लस, जी, आसिफा भुट्टो विल इमर्ज एज बेनज़ीर भुट्टो प्लस, ओके, ठीक है। शी विल बिकम। और ये टाइम उनका कब से स्टार्ट होगा? ये शुरू होगा जी 2026 से। और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो शी विल टेक कमांड ऑफ हर फादर्स, ठीक है, पार्टी, और जो कि उनकी भी ज़ाहिर पार्टी है, तो वो भी 2025 के एंड पे जाके, क्योंकि अभी जो भी सिलसिला चला है वो सारे लोग देख रहे हैं जी, तो उस डेंट को पूरा करते करते थोड़ा सा टाइम जो है वो ड्रैग। और अगर पाकिस्तानी क्रिकेट की हम बात करें, जो हमारे क्रिकेट के सितारे हैं जैसे बाबर आजम हैं, उनके सितारे एकदम से गर्दिश में आ गए, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन थे, उसके बाद हमने देखा काफ़ी मुश्किल अब आई है, एशिया कप हम हार गए, वर्ल्ड कप का फाइनल हम हार गए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ में हम देख रहे हैं लगातार हमें शिकस्त मिल रही है। पाकिस्तानी क्रिकेटर स्पेशली जो बाबर आजम हैं उनके हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं? ये जो वीनस है ना, वीनस जो प्लैनेट है जी, जिसके अंदर 2 हाउसेस आते हैं, एक वर्गो आता है और एक जेमिनाई आता है, तो ये जो प्लैनेट है ना, ये मूवमेंट का प्लैनेट, तो ये है खेल से रिलेटेड प्लैनेट, ठीक है, वीनस। इसको अगर बैड एंगल लगता है ना इसका अतारद का, जी, तो फिर
चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, क्योंकि पाकिस्तान का जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर जो वीनस है वो बाय बर्थ कंबस्ट है, यानी कि नेगेटिव है। ठीक है। जिस वक्त उस फेज से निकलता है, उसमें ट्रांजिट में आता है, तो हम चीज़ें जो हैं वो अकम्प्लिश करना शुरू करते हैं। और जिस वक्त वो उसके नेगेटिव एंगल में आ जाता है मरकरी के, तो इस वक्त बाबर आजम का कोई इसके अंदर वो इशू नहीं है। ठीक है। इस वक्त ओवरऑल ही जो है स्पोर्ट्स का जो स्पोर्ट्स के ऊपर नजर है उस प्लेनेट की, वो मतलब हम देखें ओवरऑल बहुत सारे अपसेट हुए स्पोर्ट्स में हुए, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि फुटबॉल में भी हुए। लोगों को समझना चाहिए, यहाँ पे हम ये करना शुरू कर देते हैं कि हम ब्लेम गेम जो है वो इसी तरह से बांग्लादेश ने जैसे इंडिया को हरा दिया, ये बड़ा हैरानकुन था। अभी हम फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें हमने देखा बहुत से अपसेट्स भी हुए। बिल्कुल बहुत सारी ओवरऑल ये स्पोर्ट्स का एक डाउनफॉल या उसको कह लें कि चेंज हो रहा है। चेंज आ रही है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने बहुत बड़े बड़े नामों का तस्करा किया, खान साहब की सियासत से लेकर क्रिकेट फुटबॉल तक हम गए। पाकिस्तान में इंतखाबात ऑन टाइम आप देख रहे हैं, या जो एक एनवायरनमेंट इस वक्त बना हुआ है, कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से हम कभी धरना देखते हैं, कभी लॉन्ग मार्च देखते हैं, तो ये इंतखाबात वक्त से पहले होते हुए देख रहे हैं या ऑन टाइम होंगे? नहीं, इंतखाबात जो हैं वो आपको मैंने जैसे कहा ना कि अप्रैल में सैटर्न जिस वक्त अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपको अप्रैल में फाइनल पता चलता है कि कहाँ पे जाके इलेक्शंस होते हैं। जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये है कि मई और जून के कहीं अराउंड जो हैं वो इलेक्शंस नज़र आते हैं इन अकॉर्डेंस विद पाकिस्तान हॉरोस्कोप। ठीक है। और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अगर बात करें, इस साल हमने देखा दी लेजेंड ऑफ मौला जट आई, पाकिस्तानी जो सिनेमा इंडस्ट्री है वो काफ़ी बूम पर गई। जो शान की भी एक फिल्म आई ज़रार के नाम से। तो किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तानी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हम कब तक जो बॉलीवुड है उसका सामना कर सकेंगे? वहाँ जैसी फिल्में बन रही हैं, जितनी फिल्में बन रही हैं, हम कब तक उस पीक तक पहुँचेंगे? हम तो खैर विल टेक अ बिट ऑफ लॉन्गर टाइम ठीक है टू रीच देयर, मगर वही बात है कि रिवाइवल जो है वो हमारा, फिर वही बात आ जाती है कि जो हमारा है ना बाय बर्थ प्लैनेट वीनस जी, विच रिलेट्स टू लग्जरी, फिल्म के साथ भी रिलेट करता है, वो बाय बर्थ जो है वो नेगेटिव है। तो वही अप एंड डाउन चलेगा। मगर ये है कि हम आपने देखा है कि पाकिस्तान में अदवार रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के जी, लाइक 60s का टाइम अच्छा था, 70s का टाइम अच्छा था, फिर लेट 80s में डाउन होना शुरू हो गया, 90s में भी। ठीक है। तो इसी तरह से अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स। और अगर ओवर ऑल ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करें, जो मुल्क तमाम दुनिया की भी जो सूरत हाल चेंज हो रही है, रूस यूक्रेन की जंग की बात करें, अमेरिका की जो चाइना के साथ एक रिफ्ट चल रही है उसकी अगर हम बात करें, तो जो ओवरऑल आप सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त दुनिया की, वो कुछ बेहतरी की तरफ जाती नजर आ रही है? देखें 2023 जो है, जो जंगें चल रही हैं वो चलेंगी। अच्छा, चाहे वो कोल्ड वॉर्स हो, चाहे वो एक कन्वेंशनल वॉर्स जिस तरह से जी इसकी है, मगर ये है कि ये 2023 के अंदर ये चीज़ें बढ़ेंगी जैसे चल रही हैं। थोड़ा टाइम इनका और ज़्यादा होगा। और दूसरा ये कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स, ये बहुत ज़्यादा हैं। इस दफ़ा पिछली दफ़ा से ज़्यादा जो है वाटर की जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो आएगी। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी हम अप्स एंड डाउन का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और पाकिस्तानी सियासत की भी हमने बात कर ली कि हो सकता है जो खान साहब हैं वो दोबारा से हमें एक्टिव नजर आए, वो दोबारा से वजीर आजम प्लस की पोस्ट पर नजर आए। नवाज शरीफ के हवाले से भी यही बात की जा रही है। और क्रिकेट के मैदान से भी यही खबर है कि जो ऑल ओवर अपसेट्स भी हमने देखे, फीफा वर्ल्ड कप में देखे, क्रिकेट में देखे, तो उनका सिलसिला अभी भी जारी रह सकता है। प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया। नबिया को किसी बात पे हंसी आ रही, मैं प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद पूछूंगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।